हेलो एवरीवन, मैं राकेश आपका मास्टर सेतु पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो मोस्ट अवेटेड वीडियो है। मैंने EMRS 2023 का प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ाया था, लेकिन मैं उसके दो ही पार्ट लेके आया था। एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बचा हुआ था जिसमें हमारे 11th-12th के आपके क्वेश्चन हैं। इसमें थोड़ा सा ग्रेजुएशन का पार्ट भी है, तो इससे आपको एग्जैक्टली आइडिया लगेगा कि आपके एग्जाम में जो थोड़े टफ टाइप के क्वेश्चन हैं वो कैसे आने वाले हैं। जो पहले मैंने दो पार्ट कराए थे उसमें आपका 9th to 10th के ही आपके क्वेश्चन थे, उसके दो पार्ट में ऑलरेडी करा चुका हूँ। ये तीसरा पार्ट है, इसमें थोड़े से क्वेश्चन टफ हैं, लेकिन ये पार्ट आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। और आप इसके लिए बार बार कमेंट भी कर रहे थे कि सर लास्ट पार्ट EMRS का कब आएगा। तो ये वीडियो आपके लिए है, एक बार वीडियो पूरा देख लें, इससे आपको एग्जैक्टली पता लगेगा। जो आपके EMRS में जो आपके एग्जाम में ये डिसाइड करेंगे कि आप एग्जाम क्वालिफाई करोगे या नहीं, ये वही क्वेश्चन है। आपको पता है EMRS का टायर 2 का सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, मैथ का सिलेबस अभी भी वही है जो पहले था। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहेगी। तो अगर आप देखते हो तो आपको एग्जैक्टली आइडिया लगेगा कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद अगर थोड़ी सी चीजें और बता दूं आपको, तो अगर आप KVS NVS EMRS TGT की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ मैंने वीडियोस बना रखी हैं यूट्यूब पर। ये वीडियोस आप जरूर देखें, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। KVS का, NVS का प्रीवियस ईयर पेपर और EMRS का तीन पेपर प्रीवियस ईयर पढ़ा रखे हैं जो आपके 2023 में हुए थे। ये बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, यूट्यूब पर है, एक बार आप जरूर देख लें। इन सभी के लिंक जो है मेरे टेलीग्राम चैनल मास्टर सेतु पर है, वहां से आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने रियल नंबर की एक 9 घंटे की क्लास करा रखी है। आपका पहला टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत जरूरी पढ़ना चाहिए। 4 से 5 क्वेश्चन इसी टॉपिक से आते हैं, अब नहीं आ सकते, हालांकि थोड़े क्वेश्चन कम हो गए। पहले जब 100 नंबर का पेपर होता था तो 4 से 5 क्वेश्चन आते थे, 2 से 3 क्वेश्चन अब भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऐसे ही सेकंड टॉपिक आपका पॉलिनोमियल है। ये सारे टॉपिक मैंने यूट्यूब पे पढ़ा रखे हैं, आप एक बार जरूर देखें। और मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, मास्टर सेतु, वहां पर इन सभी वीडियोस की सॉल्यूशन की PDF पड़ी हुई है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप डेडिकेटेडली कोर्स में तैयारी कर लें तो आप मेरे साथ कोर्स में भी जुड़ सकते हैं। मैंने दो कोर्स बना रखे हैं, एक KVS NVS EMRS TGT के लिए, एक KVS NVS EMRS PGT के लिए। ये दोनों कोर्स में आपके 90% सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। 90% बोले तो MCQs का पूरा पार्ट हो चुका है। आप जैसे ही कोर्स बाय करेंगे वो सारी वीडियोस आपको एक टाइम में मिलेंगी। और साथ में क्या मिलेंगी? प्रैक्टिस सीट और क्लास नोट्स। उसके बाद इसमें डिस्क्रिप्टिव सेशन बचे हुए हैं दोनों में, वो लाइव सेशन बहुत जल्दी शुरू होंगे। मेरा ऐप है मैथ्स विद राकेश चोकर, वहां से कोर्स परचेज कर सकते हैं। अगर आप लैपटॉप या आईफोन में चाहते हैं तो आप वेबसाइट से जा सकते हैं, मैथ्स विद राकेश चोकर। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, आप एक बार खुद से ट्राई कर लें, अदरवाइज फिर मैं तो आपको बताने ही वाला हूं। क्वेश्चन आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है। क्वेश्चन में दिया गया है, इफ इन एन AP द पीथ, मतलब पीथ टर्म बोलते हैं, आपका पीवा पद कितना है? Q है। आपकी पीथ टर्म जो है AP में वो Q है। पी टर्म कैसे लिखेंगे हम? वो ऐसे लिखी जाएगी। AP में टर्म हमारी कैसे निकलती है? A प्लस में N-1, N मतलब कौन सा पद है? -1 इंटू D। इस तरीके से हमारा पद निकलता है जो कि Q दे रखा है। आगे आपका P प्लस Q टर्म जो है वो 0 है। P प्लस Q, आपकी जो P प्लस Q टर्म है, Q छोटा लिखना चाहिए भाई, वो भी ऐसे लिखेंगे, A प्लस में N-1, N है आपका ये, N-1 इंटू D, ये टर्म 0 है। ठीक है। आगे पूछा गया आपसे, द क्यूथ टर्म इज, क्यू टर्म बतानी है। क्यू टर्म कितनी होगी आपकी? AP आपको पता है, AP के बीच सभी टर्म्स के बीच एक कॉमन डिफरेंस होता है जिसको हम D से डिनोट करते हैं। कोई भी पद निकालने का ये हमारा फार्मूला है। ये दोनों बिल्कुल बेसिक बात है जो आपने पढ़ रखी है। अब आपने क्या करना है, इनको आपस में माइनस कर लेना है। अगर मैं इनको आपस में माइनस करूंगा, यहां तो आ जाएगा Q। अगर यहां पर माइनस करूंगा, पहले ये माइनस होगा, ये कट जाएंगे। अब क्या होगा? PD, PD यहां माइनस होगा, ऊपर PD प्लस का है वो भी कैंसिल हो जाएगा। एक माइनस का D, यहां पर माइनस का D प्लस का होगा, कैंसिल हो जाएगा। और क्या बचेगा यहां पर? यहां पर बचेगा माइनस का QD। अब अगर आप इतने भी समझदार नहीं है, इनको घटाने के लिए पहले आपको गुणा करनी पड़ेगी, तो फिर ये पेपर करने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। Q से Q कैंसिल हो गया, ये माइनस उधर चला गया, D की वैल्यू जो है वो -1 आ गई है। अब आप क्या कर सकते हैं, ये -1 इस वाली इक्वेशन में रख सकते हैं। आइए रखते हैं, मैंने रख दी। A प्लस में ये D की वैल्यू -1 रखी मैंने, तो क्या हुआ, ये P माइनस का हो गया है और ये 1 प्लस का हो गया है और बराबर है Q। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। मैंने कुछ नहीं किया, इस इक्वेशन में D का मान रख दिया।
अब मुझे टर्म निकालनी है क्यू टर्म निकालनी है, तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको उधर लेके जा सकता हूं। तो ये बचेगा आपका ए, ये इधर आया माइनस का क्यू प्लस का 1 बराबर है पी, ये आ गया जी। ठीक है, अब आप चाहें तो यहां से माइनस कॉमन ले सकते हैं या फिर इसको इतना ही रख लो आप एक बार के लिए। अब आपसे पूछा था कि क्यू टर्म बताओ, अगर आप क्यू टर्म लिखोगे तो कैसे लिखी जाएगी, क्यू टर्म लिखी जाएगी ए प्लस में क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर, इसकी वैल्यू बतानी है, इसकी आपने वैल्यू बतानी है, आप बस डी की वैल्यू रख दो क्योंकि डी की वैल्यू है मेरे पास। तो ये हो गया है ए, डी है -1, अगर ये -1 होगा तो क्यू तो आपका माइनस का हो जाएगा और 1 आपका प्लस का हो जाएगा। मैंने जैसे ही इसमें डी की वैल्यू रखी तो देखो ये और ये सेम आ गया है, और इसकी वैल्यू तो पी थी, तो इसका मतलब आपकी क्यू टर्म है वो पी है, ये आपका आंसर है। एक चीज और बताऊंगा, मेरा क्वेश्चन निकालने का तरीका कोई जादुई तरीका नहीं होता, जैसा आपने एग्जाम में परफॉर्म करना है वैसे ही बताऊंगा। कुछ एक ज्ञानवान को भी थोड़ा बड़ा तरीका लगेगा, लेकिन पेपर में वो भी ऐसे ही करेगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीका बताया मैंने। पहले दोनों इक्वेशन को आपस में घटाया, डी की वैल्यू निकाल ली, पहली इक्वेशन में रखी, फिर क्यू टर्म कैसे लिखेंगे वो लिखी, डी की वैल्यू रखी, इसकी वैल्यू अपने आप इसके साथ मैच कर गई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये वीएपी का क्वेश्चन है, थोड़े से सीरीज में क्वेश्चन लगाए हैं मैंने, ये हमेशा मैं कोशिश करता हूं कि एक टाइप की एक चीज आपको एक जगह पर सीखने के लिए मिल जाए। क्वेश्चन में दिया गया है इफ एन एपी एस एन इक्वल टू क्यू एन की पावर 2 एस एम इक्वल टू क्यू एम की पावर 2 वेयर एस डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट आर टर्म्स ऑफ द एपी देन पी क्यू इक्वल टू, पी क्यू किसके इक्वल होगा। पहली बात तो आपको ये बताया गया है कि एक एपी है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसके कुछ टर्म्स का सम दे रखा है, और जो वो टर्म्स का सम दे रखा है ना वो आपके सामने है, आपको बता नहीं रखा है। क्या बताया है, एस एन बताया है, एस एन। इसका अर्थ क्या है, एन टर्म्स का सम, एन टर्म्स का सम जो कि बराबर है क्यू एन की पावर 2। दूसरी तरफ बोला कि एम टर्म्स का सम क्यू एम की पावर 2। अब आप देखोगे तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, एन की वैल्यू पुट कर सकते हो अपनी तरफ से। मैंने क्या किया, पहले एन को एक बार 1 रख दिया, अगर मैं एन को 1 रखता हूं तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये हो गया है आपका। एन को मैंने 1 रख दिया, क्यू आ गया है। तो पहले टर्म्स का सम, हालांकि पहली टर्म ही हो जाएगी, पहली टर्म आपकी क्यू आ गई है, चाहे तो आप इधर से भी निकाल लेंगे क्यू ही आएगी, क्यों, क्योंकि एक ही एपी के सम दे रखे हैं। उसके बाद एक मैं एन को 2 रख सकता हूं, अगर मैं एन को 2 रखूंगा तो S2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, मैंने यहाँ 2 रखा, 2 2 जा 4, 4 क्यू हो गया है ये। चाहे तो आप इससे अगली टर्म निकाल सकते हैं, या फिर सिर्फ इतना ही निकाल कर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। देखिए ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये आपकी पहली 2 टर्म का सम है, अगर मैं इनका आपस में डिफरेंस कर लूं तो दूसरी टर्म आ जाएगी। पहली टर्म है मेरी क्यू, दूसरी टर्म कैसे आएगी, इसमें से इसको माइनस कर दूं 3Q आ गई है। ठीक है जी भाई, यहां पर 2 टर्म का सम था, यहां पर एक टर्म है, इसमें से घटाऊंगा तो दूसरी टर्म आ जाएगी। पहली और दूसरी टर्म का डिफरेंस ही हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, डी होता है, इसमें से इसको घटाऊंगा 2Q आ गई है। एक एपी में जो भी चीज होनी चाहिए हमारे पास वो सारी चीज आ गई है, फर्स्ट टर्म, डी और सेकंड टर्म, बस इतना ही हो गया। उसके बाद तो कुछ भी पूछा जाए आपसे निकाल ही लोगे। आपसे पूछा है कि एस क्यू, एस क्यू किसके बराबर होगा, एस क्यू का अर्थ क्या है, क्यू टर्म्स का सम। कैसे निकलेगा, एक फार्मूला है, क्या, एक बार फार्मूला लिख देता हूं पूरा, क्यू बाय 2 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, ये लीजिए ये फार्मूला है आपका। यहां पर एस एन का फार्मूला पढ़ते हैं हम वैसे, n बाई 2 इंटू 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। अब जहां पर n था वहां पर q लिखा हुआ है, बस q से रिप्लेस कर दिया। अब इसको हल कर लेते हैं, वैल्यू है मेरे पास ऑलरेडी, फर्स्ट टर्म q है तो फर्स्ट टर्म मेरी q है, d क्या है मेरा 2q है, वो सब कुछ रख देते हैं उसमें। तो q डिवाइड बाई 2, a की वैल्यू है मेरी q, 2q होगी, प्लस में d से मल्टीपल करने हैं, d है 2q, तो 2 इसके साथ मल्टीपल होगा तो ये हो जाएगा 2q स्क्वायर, इसके साथ होगा तो 2q हो जाएगा, ये लीजिए। अब क्या होगा, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इसके साथ मल्टीपल होगा तो 2q की पावर 3 हो गया, डिवाइड में 2 था, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो q की पावर 3 आपका आंसर आ गया, ये लीजिए। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नहीं है आपके पास,
एस एन टर्म्स का सम था, वहां पर एन की वैल्यू 1 और 2 रखकर अपना ए और डी निकाला और अपना आंसर निकाल दिया। आपका सेट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, मैं आपको ऑलरेडी बता दूं, मैंने सेट टॉपिक आपका कंप्लीट पढ़ा रखा है, कैलकुलस का बेसिक है। जब आपको कैलकुलस पढ़ना होता है, आपके एग्जाम में कैलकुलस का बहुत बड़ा रोल है। कैलकुलस के काफी क्वेश्चन आने वाले हैं, आपके डिस्क्रिप्टिव के भी आएंगे अब तो, और एमसीक्यूज के भी आएंगे। उसमें सेट पहला टॉपिक है। आपके कैलकुलस के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे अभी, आपका इंटीग्रल्स का आएगा, डिफरेंशिएशन का आएगा, वो सारे हम देखेंगे। लेकिन सेट सबसे आसान टॉपिक है। मैंने 4.5 घंटे की वीडियो यूट्यूब पर ही बना रखी है, अगर आप कोर्स परचेज नहीं कर पा रहे हैं तो वो वीडियो जरूर देख लें। एक चीज बता दूं, मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है यूट्यूब पर, आपका केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, टीजीटी, पीजीटी मैथ प्रिपरेशन, उसमें 40 के आसपास वीडियो हैं। अगर आप कोर्स परचेज नहीं कर सकते तो वो वीडियोस देख सकते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है, लेट एस एक्स इज सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 100। आपको यह बताया गया है कि ऐसे एक सेट है जिसमें जिसमें x लिखा हुआ है, और x क्या है, x एक पॉजिटिव मल्टीपल है 3 का, यानी कि इस तरीके से 3, 6, 9 में, यानी कि 3 के पॉजिटिव मल्टीपल है। और साथ में ये भी बता रखा है वो मल्टीपल जो है वो 100 से लेस है, छोटे हैं, तो इसका मतलब 99 तक है। ये आपका एक सेट बन गया है। फिर आगे क्या कह रहा है, P भी एक सेट है दूसरा, x is such that x is a prime number less than 20। 20 से छोटे प्राइम नंबर है इस सेट में P में, तो 20 से छोटे 2, 3, आपका 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19। ये लीजिए, दोनों सेट लिख लिए। अब आपके पास सभी के एलिमेंट अवेलेबल है सारे सेट्स के। आपसे कार्डिनल नंबर ऑफ एस प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ पी पूछा है, आपसे पूछा है, इसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट एस प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ सेट पी, कि आपके सेट एस में कितने एलिमेंट हैं, ये सारे एलिमेंट कितने हैं। अभी मैंने एपी पढ़ाई थी थोड़ी देर पहले ही आपको, ये नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हो तो कैसे निकाल सकते हैं, लास्ट टर्म में से पहली टर्म घटाओ, उनके कॉमन डिफरेंस से डिवाइड करो और एक जोड़ दो, तो इससे पता चलेगा आपको कि इस एपी में, एपी है ना ये, क्योंकि सभी के बीच का डिफरेंस बराबर है, कितनी टर्म्स है वो आ जाएगी। अब देखो, घटा के भी डिवाइड कर सकते हैं और चाहे तो आप इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 32 और 33 टर्म है, इसका मतलब इसके अंदर जो एलिमेंट है वो 33 है, तो एस की वैल्यू 33 है। प्लस में ये टर्म्स है 8, तो 33 और 8 41, इनका कार्डिनल सम जो है वो 41 होगा। ये आपका आंसर है। एक बात और बताना चाहता हूं, ये आपको पता होनी चाहिए, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। जब 11th-12th के मैथ की बात आती है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना गहराई में पढ़ना पड़ेगा मुझे, तब क्वेश्चन आएगा। मैंने एक बात ऑब्जर्व की है, जब भी टीचिंग एग्जाम्स में आपका हायर लेवल का मैथ पूछा जाता है, तो कभी भी उसका टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, एक इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे कारण ये है कि आपके पेपर में टाइम की लिमिटेशन है। वो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं दे सकता आपसे जो 8 से 10 मिनट में हल होगा, वो इस समय के अंदर बाउंड है कि उसको ऐसा क्वेश्चन लेना है जो कम टाइम में हल हो जाए। तो क्वेश्चन आपके टफ नहीं है। हाँ, ये टॉपिक 11th-12th के बच्चों के लिए पढ़ना थोड़ा मुश्किल होते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन इनसे बिल्कुल आसान होता है। सेट से ही क्वेश्चन है ये भी, एक सेट एक्स है, एक सेट वाई है। सेट एक्स की कंडीशन दे रखी है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। आपने एक दो फॉर्म होती है, एक रोस्टर फॉर्म, एक सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको इस यहां से आपने ये कहानी समझकर जो लिख रखी है, इससे अपने रोस्टर फॉर्म लिखनी है। एक्स की लिखते हैं पहले, वो ये कह रहा है कि 8 की पावर n माइनस 7n माइनस 1, और इसमें n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो पहला नेचुरल नंबर 1 होता है। सबसे पहले मैंने 1 रखा, 8 की पावर 1 तो 8 ही रहेगा। उसके बाद यहां पर 7 ही है, 7 और 1 8 हो गया, प्लस का 8 माइनस का 8, पहली एलिमेंट जो है मेरा वो 0 है। फिर क्या किया जाए, अब यहां पर 2 रखा जाए, तो 8 की पावर 2 64 हो जाएगा, 7 दूनी 14, ये घटा तो ये 49 हो गया, तो दूसरा एलिमेंट आ गया है मेरा 49। फिर मैं अब यहां पर n की जगह 3 रखूंगा, 8 की पावर 3 512, यहां पर 3 रखा, 3 7 21 और 1 22, इनको आपस में घटाया तो 490 आ गया, तो ये मेरा तीसरा पद आ गया। अब ऐसे ही मैं बहुत सारे आगे एलिमेंट निकाल सकता हूँ, ठीक है। ये तो इनफाइनाइट टर्म है आपकी, बहुत सारी टर्म्स आती रहेंगी इसमें, इसमें जो एलिमेंट है वो आपके इनफाइनाइट है। अब क्या किया जाए,
अब वाई सेट निकाला जाए। वाई सेट के बारे में बोला है 49 इंटू एन माइनस 49, और साथ में ये बताया गया है एन जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो मैं इसमें एक छोटी सी चीज कर सकता हूँ, 49 को कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, अब एन की वैल्यू रखते रहो। मैंने एन एक रखा तो ये 0 हो गया है, मैंने एन को 2 रखा, 2 में से एक गया, एक तो 49 आ गया, मैंने एन को 3 रखा तो वो 98 आ गया। अब ये तो 49 के आपके मल्टीपल लिखे जा रहे हैं, आपके ये 49 के मल्टीपल लिखे जा रहे हैं इस तरीके से, ये भी इनफाइनाइट एलिमेंट आएंगे आपके। अब आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा सही है। सबसे पहले आप ये बताइए, यहां पर भी जो भी एलिमेंट आ रहा है वो 49 से डिवाइड होता है, लेकिन यहां पर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो 49 के मल्टीपल है। तो दूसरी बात से मैं ये बोल सकता हूं, इसमें एलिमेंट ज्यादा है, सारे 49 से डिवाइड होते हैं, इसमें एलिमेंट कम है और 49 से डिवाइड होते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल है। मल्टीपल है मतलब पहले 49 एक से मल्टीपल हुआ, फिर 2 से, फिर 3 से, इस तरीके से चल रहा है। यहां पर 49 पहले एक से मल्टीपल हुआ, फिर सीधा 10 से हुआ, तो इसमें तो बहुत इसके हिसाब से बहुत कम एलिमेंट है। लेकिन जितने इसके अंदर एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट इसमें भी है। देखो 40 0 इसमें भी है, 0 इसमें भी है, 49 इसमें भी है, 49 इसमें भी है, इसमें 490 है, इसमें भी 490 आएगा। सर कैसे आएगा? अगर मैं इसको 11 मान लूं इनको, तो 11 में से एक गया 10, 10 को इसके साथ गुणा करूंगा तो कहीं आगे जाकर 49 भी आएगा। कहने का मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट है वो सारे इसमें प्रेजेंट है, लेकिन इसका उल्टा सत्य नहीं है। मैं ये नहीं बोल सकता कि अगर 98 एलिमेंट इसमें है वो इसमें नहीं है। तो यहां से मुझे एक चीज पता होना चाहिए, सबसेट। सबसेट क्या होता है? सबसेट का एक सीधा अर्थ होता है इसके एलिमेंट लेकर एक दूसरा सेट बना दिया। अब इसके एलिमेंट लेकर ये दूसरा सेट बना रखा है, तो मैं कह सकता हूं कि जो y है इज सबसेट ऑफ x। नहीं सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया, x इज सबसेट, x वैसा लिखो भाई, x इज सबसेट ऑफ y। ये आंसर है आपका। अब देख लो कहां पर है, ये लीजिए, ये इसका सबसेट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आ गया आपका डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन की एक क्लास मैंने यूट्यूब पर भी ले रखी है, देख सकते हैं। आपको बताया गया है y एक फंक्शन है, y इक्वल टू log sin x विद बेस e की पावर e रूट e लिखा हुआ है, रूट e को मैं लिख सकता हूं 1/2, e की पावर 1/2 ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको। ठीक है, इसका डेरिवेटिव लेना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। उसके लिए सबसे पहले मैं इसको आगे लेके आ सकता हूं। मैंने एक छोटी सी प्रॉपर्टी पढ़ रखी है log की, अगर ऐसे लिखा हो आपका जो वैल्यू है उसकी पावर है, उसको मैं आगे लेके आ सकता हूं। एक चीज जो आपके बेस की पावर है उसको भी आगे लेके आ सकता हूं, लेकिन वो कैसे आएगी? वो डिवाइड में आएगी। ये लीजिए, अब सेम ये चीज मैं कर रहा हूं, पहले 1/2 को आगे लेके आ रहा हूं। 1/2 आएगा ऐसे, 1/2 सॉरी, पहले ऊपर एक वो फिर नीचे आएगा 1/2। मैंने बताया था ना कि डिवाइड में आएगा ऐसे। फिर लिखा हुआ है आपका log sin x और e, ये ऐसे आ गया। ठीक है, और e का मतलब होता है नेचुरल बेस। e का मतलब क्या है यहाँ पर? नेचुरल बेस। अगर इसको थोड़ा ढंग से लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दूसरी चीज, नेचुरल बेस को लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको आप अब e को लिखो या ना लिखो ये अंडरस्टूड भी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। इसको बोलते हैं हम नेचुरल बेस। आप लोग को पढ़े, लोग हर जगह इस्तेमाल होगा, एक ये बेसिक क्लास है आपकी, ये आपको समझनी पड़ेगी। मैं एक चीज और बताऊंगा, मैंने जो कोर्स में चीजें पढ़ा रखी है ना वो बहुत अलग तरीके से पढ़ा रखी है। इनइक्वालिटी हर जगह आती है, बहुत बेसिक तरीके से पढ़ा रखी है। लोगोरिथम हर जगह आता है, उसको बेसिक तरीके से पढ़ा रखा है। वो सारी बेसिक क्लास ले रखी है जो आपको समझ में आनी चाहिए, ताकि आपको बाकी चीजें समझने में दिक्कत ना हो। अब क्या करना है जी, अब मुझे इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, इस y फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है x के रिस्पेक्ट में। कैसे लूं? जो ये 2 है कांस्टेंट है, ये तो आगे रहेगा। आपने एक बार, चलो लिख देता हूं मैं, इसका पूरे का डेरिवेटिव ले रहा हूं मैं, अगले अगली लाइन में लेना चाहिए था वैसे, अभी y लिख देता हूं। ये लीजिए, मैं इसका डेरिवेटिव ले रहा हूं, कैसे लेते हैं देखिए।
कॉन्स्टेंट तो आगे आ जाएगा। अब इसका कैसे लेते हैं, log के साथ कुछ भी लिखा होता है जब उसका डेरिवेटिव करते हैं तो उसको नीचे फेंक देता है। ये लीजिए साइन एक्स, जो नीचे फेंका है अगर वो x के सिवा कुछ और है तो इसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, और साइन एक्स का होता है कोस एक्स। अब एक बात है, जिसने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ रखा उसके ऊपर से जाती होगी और ऐसा लग रहा होगा टीचर पता नहीं कैसा पढ़ा रहा है। मैं तो बेस्ट चीज बता रहा हूँ आपको, आपको बेसिक पता होना चाहिए। इसको आप हल करेंगे तो कोस बाय साइन आपका कोट होता है, 2 कोट एक्स आपका आंसर आ जाएगा। पहले बताकर आया था आपको कि क्वेश्चन मुश्किल नहीं आएंगे आपके पेपर में, आसान आएंगे, बस आपको कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। वो सिर्फ ये जानना चाहता है कि आपको कॉन्सेप्ट पता है या नहीं। ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन पता करते हैं हम, जिसको हम कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी बोलते हैं, वहां से क्वेश्चन है आपका। अब यहाँ पर आपको एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, जो कि है मोड एक्स प्लस एक्स माइनस वन मोड के अंदर। ये पूछा है आपसे। अगर आपने कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में एक छोटी सी बात पढ़ रखी है, कंटिन्यूअस फंक्शन वो होता है जिसकी मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूं और एक बार पेन रख दूं ग्राफ पर और उसको बनाऊं और कहीं भी पेन ना उठे, तो इसका मतलब वो कंटिन्यूअस ग्राफ है। कहीं भी आपका ऐसा कोई उसमें बीच में कहीं आपका जीरो नहीं बना, जीरो मतलब एक होल नहीं बना जिस पर उसको वैल्यू डिसकंटिन्यूड होती है, आपका लगातार इस तरीके से ग्राफ बन गया। वो कैसे भी हो सकता है, कर्व हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, इलिप्स, कुछ भी बन रहा है वो, लेकिन रूल ये है कि आपने पेन नहीं उठाया कहीं, उसी को हम कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। तो आप मुझे ये बताइए, क्या मॉडुलस फंक्शन आपने पढ़ रखा है? मॉडुलस फंक्शन ऐसा होता है, ऐसा होता है। बताइए मैंने कहीं पेन उठाया है या नहीं? तो इसका मतलब जो आपका एक्स एक मॉडुलस फंक्शन है, ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है और यहाँ पर लीनियर एक्सटेंशन अवेलेबल है। अगर मैं एक्स को अंदर एक्स माइनस एक भी रख लूं तो भी ये कंटिन्यूअस फंक्शन रहेगा। कहने का मतलब ये दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है और कॉम्बिनेशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो जो फंक्शन बनेगा वो भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, और अगर ये कंटिन्यूअस फंक्शन है तो ये जीरो और एक्स दोनों पर ही कंटिन्यूअस है। जब वो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो वो जीरो और एक्स दोनों पर ही कंटिन्यूअस फंक्शन रहेगा। अब ये बात एक बेसिक बात है जो आपने कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी में पढ़ रखी होगी। डेरिवेटिव निकालना है, यहां पर भी लोगरिथम है। आइए पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं। एक बात तो ये है, इसके ऊपर दो रूट नहीं है, एक ही रूट है। मैंने ये शायद ये मिसप्रिंट हो गया है, एक्चुअल में ये ऐसे है। बस सिर्फ ये ऐसे है, ये लीजिए जी, दो रूट नहीं है। ठीक है, कैसे हल करें इसको? हमने हम अपनी तरफ से बेस ले सकते हैं, लोग में आपने पढ़ रखा होगा, ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हो log a log b, ऐसे लिख दो। एक log a एक log b, अपनी तरफ से जो आपका मन करे वो बेस लिख दो। मैंने इसके साथ नेचुरल बेस लिख दिया, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझा रहा हूं। हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब वही प्रॉपर्टी मैं यहां पर लगा रहा हूं। अब मैंने क्या किया, इसको फंक्शन को लिख दिया ऐसे, log, पहले ऊपर वाले को लिखा, फिर नीचे लिखा log 2। ठीक है जी, एक बार log इसके साथ लिखा, एक बार log बेस के साथ लिख दिया। मैंने दोनों का बेस नहीं लिखा, मतलब नेचुरल बेस है। अब क्या किया जाए जी, जब आप डेरिवेटिव करते हो तो कांस्टेंट टर्म आगे आ जाती है। ये टर्म आपकी कांस्टेंट है। सर कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पर x नहीं है, सिर्फ log 2 है। इसकी कोई वैल्यू आएगी, कोई रियल वैल्यू आएगी, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट है। वो किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेते टाइम अगर वहां पर कोई कांस्टेंट मल्टीपल हो रखा है तो उसको आगे ले लेते हैं। ये आगे आ जाएगा। log 2 हमारा आगे आ गया। अब लिखना है डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, साथ में log की वैल्यू के ऊपर जो भी पावर है उसको भी हम आगे ले सकते हैं। तो मैंने इस 1/2 को भी आगे ले लिया, इस 1/2 को भी आगे ले लिया। अब बच गया है डी अपॉन डी एक्स log
एक्स स्क्वेयर प्लस वन। कुछ नहीं है, आपको ऐसा लग रहा होगा पता नहीं मैंने क्या क्या लिख दिया, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। अभी तक मैंने दो चीजें की हैं, एक तो मुझे टू हटाना था। ऐसा क्यों है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जो हमारी प्रॉपर्टी है ना डेरिवेटिव करने की एक्स के रिस्पेक्ट में, लोग वो लोग एक्स की है विद नेचुरल बेस। इसको मैं 1/x तभी लिख सकता हूं जब log के साथ नेचुरल बेस है। अगर नेचुरल बेस के सिवा कुछ और है तो मैं उसका डेरिवेटिव नहीं ले सकता। इसलिए मैंने क्या किया, इस 2 को अलग कर दिया। दूसरा स्टेप, उसकी पावर को आगे ले आया। अब हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है। ये दो फंक्शन प्लस में है, इनका डेरिवेटिव कैसे करते हैं देखिए। ये बाहर वाला एज इट इज है। अच्छा मैंने गलती कर दी, log ये डिवाइड में था, log 2 डिवाइड में था, ऐसे ये लीजिए ऐसे ही लिखता हूं। मैंने ये बताया था कि जो भी कुछ अगर आप log का डेरिवेटिव करते हो उसके साथ जो भी लिखा हुआ है उसको नीचे फेंक देता है। ये लो जी फेंक दिया। लेकिन जो फेंका है अगर वो x के सिवा कुछ और है तो उसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2x आ जाएगा, और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो बस इसको हल कर लो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया x डिवाइड बाई log 2 और एक्स स्क्र प्लस 1। ये आपका आंसर है जी, मैच कर लो। ये लो जी, क्वेश्चन आसान है, कुछ नहीं है, सिर्फ ध्यान से समझने की बात है, प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। पहले 2 हटाना था तो मैंने अपनी तरफ से log का बेस बदला, नेचुरल बेस लिखा, एक बार log दिस एक बार log दिस। फिर क्या किया, ये कांस्टेंट है इसको आगे ले आया। 1/2 log की वैल्यू की जो भी पावर होती है उसको हम आगे लेके आ सकते हैं, उसको भी आगे ले आए। अब सिर्फ इसका डेरिवेटिव करना है। log के साथ जो भी लिखा होता है डेरिवेटिव करते समय वो नीचे आ जाता है। अगर x के सिवा कुछ और होता है तो उसका डेरिवेटिव करते हैं। बस क्वेश्चन आपका हल हो गया। अब ये भी, अब आपका यहां पर भी एक तरीके से आपसे डेरिवेटिव ही पूछा गया है, लेकिन थोड़े से अलग तरीके से पूछा गया है। देखिए वो क्या कह रहा है, आपको दे रखा है log x प्लस वाई माइनस 2xy इक्वल टू 0। इसको पूरे को डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में। पहले मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, पूरा लिख रहा हूं ताकि आपको समझ आए, अदरवाइज सॉल्यूशन छोटा सा हो सकता है। पूरा लिखने का कारण एक है ताकि चीजें आपको सही समझ आए। ये लीजिए, दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर दिया x के रिस्पेक्ट में। दूसरा स्टेप, इसका डेरिवेटिव निकालने का तरीका क्या है, log के साथ जो भी लिखा होता है उसको नीचे फेंक देता है। दूसरा स्टेप, इसका डेरिवेटिव करना है जो नीचे आ गया है। इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, x का डेरिवेटिव होता है 1 प्लस में y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में सिर्फ लिख देते हैं इसको, dy अपॉन dx। ये लीजिए, फिर अब इसको 2 आगे है, इसका डेरिवेटिव करना है। ये तो दो फंक्शन मल्टीपल हो रखे हैं, अगर दो फंक्शन मल्टीपल हो रखे हैं तो उनका डेरिवेटिव करते हैं हम प्रोडक्ट रूल से। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, प्रोडक्ट रूल ये कहता है पहले फंक्शन को एज इट इज लिखो, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव करो। y का डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में, तो इसको लिखेंगे dy अपॉन dx प्लस में दूसरे फंक्शन को एज इट इज रखो, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव dx अपॉन dx करेंगे, x का डेरिवेटिव 1 होता है, वो आ गया जी 1। अब किसी भी कांस्टेंट का अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा तो वो 0 ही रहेगा। चलिए जी ठीक है, अब क्या किया जाए, इसको थोड़ा सा हल किया जाए। अब मैंने क्या किया, ये बार बार dy अपॉन dx लिखना अच्छी बात नहीं है, मैंने इसको लिख दिया y डैश, इसका मतलब इसका डेरिवेटिव ही है। अब मैं इसको लिख रहा हूं थोड़ा आसान शब्दों में, सही आपको समझ आ जाए। 1 प्लस वाई डैश डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, इसको 2 को अंदर मल्टीपल कर दिया, माइनस 2xy डैश माइनस 2y बराबर 0। बताइए ये बात आपको समझ आई या नहीं। जहां पर dy अपॉन dx लिखा हुआ था वहां पर मैंने y डैश लगा दिया, उसका मतलब y का डेरिवेटिव ही है। थोड़ा सा आसान समझने के लिए थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं भाई, लेकिन कुछ और भी दे रखा है ना वहां, क्या किया जाए। चलिए इतना ही काम चला लेते हैं, ये लीजिए फिर ले जाएंगे इसको। अब वो आगे क्या कह रहा है, वो आगे ये कह रहा है कि y0 इक्वल टू 1 है। अब इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि x को अगर मैं 0 लूं तो y 1 हो जाएगा।
अगर मैं x को 0 लूं तो y 1 हो जाएगा। आइए चेक करके देखते हैं। अब जहां पर x है वहां पर 0 कर दो, जहां पर y है वहां पर 1 कर दो। देखिए जी, यहां पर कर देता हूं 1 प्लस वाई डैश। अच्छा, वाई डैश को मत चेंज कर देना, y का डेरिवेटिव अलग है और y अलग है। उसके बाद x की वैल्यू 0 है, वो हट गया। y की वैल्यू मैंने 1 मान रखी है। चलिए जी, यहां पर क्या हुआ, x की वैल्यू मैंने 0 मान रखी है, ये टर्म खत्म होगी मेरी। -2 और y की वैल्यू मेरी 1 है, ये आ गया जी। ठीक है, यहां से y डैश की वैल्यू आ जाएगी, निकाल दो। ये उधर चला गया, 2 प्लस का हो गया है, ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y डैश जो है आपका वो 1 आ गया है। आपसे पूछा क्या था, यही पूछा था कि y डैश क्या आएगा आपका, अगर मैं x को 0 रखूं तो 1 आएगा जी। ये लीजिए, ये आपका आंसर है। आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार दोबारा बताने की कोशिश करता हूं। एक ये फंक्शन था, माइनस में ये फंक्शन था, 0 के साथ इक्वल थे, इसको डिफरेंशिएट कर दिया x के रिस्पेक्ट में, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, इसको हल करके ये आ गया, इसको हल करके ये आ गया, ये 0 ही रहा। क्या किया, dy अपॉन dx को y डैश मान लिया, और यहां पर जहां पर भी dy अपॉन dx था उसको मैंने चेंज कर दिया y डैश से। अब क्या किया, अब ये लिखा हुआ था एज इट इज, मेरे को एक बात बता रखी है कि y0 इक्वल टू 1, इसका मतलब अगर मैं x को 0 ले लेता हूं तो y 1 आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, x को 0 लिया, y को 1 रख दिया, इसमें जहां पर x आपका था, जहां पर y था, उसको 0 और 1 से बदल दिया, उससे y डैश की वैल्यू आ गई, और y डैश की वैल्यू तब आई है जब आपने x 0 रखा था, और यही आपका आंसर है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में ये आया है, सच दैट f ऑफ टू बोलते हैं इसको। अगर मैं इसका मतलब f ऑफ टू का मतलब ये है, इस f फंक्शन में जहां पर वेरिएबल x है, अगर मैं उसको 2 से रिप्लेस कर दूं तो उसका मान 0 हो जाता है। आपसे पूछा है कि वो fx फंक्शन बताओ क्या है। अगर आपने इंटीग्रल्स पढ़ रखे हैं, इंटीग्रेशन पढ़ रखा है, तो आपको पता है इंटीग्रेशन जो होता है ना, वो आपके डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस होता है। अगर इस फंक्शन का ये डिफरेंशिएट करने के बाद आया है, अगर मैं इसका इंटीग्रल निकाल दूं, अगर मैं इसका इंटीग्रल निकाल दूं x के रिस्पेक्ट में, तो वो फंक्शन आ जाएगा। बताइए इस बात को आप मानते हैं या नहीं मानते हैं। अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव करने से ये आ गया है, और मैं इसका अगर इंटीग्रल निकाल दूं x के रिस्पेक्ट में, तो वही फंक्शन वापस आ जाएगा। तो आइए इसका इंटीग्रल निकालते हैं। मैंने एक छोटा सा चेंज किया, x की पावर 4 थी ना, इसको ऊपर लेके चला गया, x की पावर -4 हो गई है। दो अलग अलग फंक्शन को हम उनका इंटीग्रेशन निकाल लेंगे, इंटीग्रल वैल्यू निकाल लेंगे। पहले इस फंक्शन के निकालता हूं। ये कौन सी फॉर्म है, हमने पढ़ रखा है इंटीग्रल ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट ऑफ x के रिस्पेक्ट में मैंने इस फंक्शन की इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है। n कोई कांस्टेंट है, n कोई कांस्टेंट है। ये अब इसको कैसे हल करते हैं, इसको हल करने का तरीका है, इसकी एक पावर बढ़ा दी, और ये जो लिखा हुआ है इसको नीचे लिख दिया, और प्लस में कांस्टेंट। अब वही तरीका यहां लगाते हैं। 4 तो मेरा कांस्टेंट है, वो तो आगे रहेगा। x की पावर 3 में एक पावर बढ़ा दी, और जो यहां लिखा हुआ था उसको नीचे लिख दिया, वही सेम यहां पर लगेगा। x की एक पावर बढ़ा दी, अगर मैं इसकी एक पावर बढ़ाऊंगा, प्लस में एक करूंगा इसके, तो माइनस x की पावर -3 बच जाएगा, और जो पावर आई है उसको नीचे लिख दो, और प्लस में c। ये मैंने इसका इंटीग्रल वैल्यू निकाल दी, और ये आ गया आपका वो fx फंक्शन। ठीक है जी, इसको थोड़ा हल कर लें। अगर मैं इसको हल करता हूं तो 4 से 4 कट गया है, 3 से 3 कट गया है, और माइनस माइनस प्लस हो गया है। ये आ गया है x की पावर 4 प्लस में x 1 बटा x की पावर 3 प्लस में c इक्वल टू fx फंक्शन। ये लीजिए हमारा फंक्शन आ गया। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है, कांस्टेंट क्या था वो मुझे पता नहीं चला। आंसर मेरा आ गया है x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 3। ये आंसर हो सकता है, या फिर ये आंसर हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक आंसर है। लेकिन मैं कांस्टेंट कैसे निकालूं, ये c कैसे निकालूं। उसने खुद बता रखा है कि इस फंक्शन में x की वैल्यू अगर 2 रख दूं तो वो 0 हो जाएगा। तो मैं यहां पर x की जगह 2 रख देता हूं। क्या होगा, 2 की पावर 4 16 प्लस में 2 की पावर 3 8 प्लस में c। 16
8 128 प्लस 129, एफ ऑफ 2 आ गया 129 बटे में 8 प्लस में सी, और इसकी वैल्यू तो जीरो होनी चाहिए थी, इसकी वैल्यू तो जीरो होनी चाहिए थी, खुद बोला है एफ ऑफ 2 इक्वल टू जीरो है, इसको उधर भेज दिया, सी की वैल्यू आ गई -129/8। तो यहां पर सी की वैल्यू जो है वो -129/8 रखनी है, और ये मेरा आंसर आ गया जी। ये तो सेम ही रहेगा, मुझे एफ ऑफ एक्स निकालना था ना, फंक्शन निकालना था ना, ये आ गया है, बस यहाँ पर सी की वैल्यू ये रखनी है। बताइए, कोई मुश्किल चीज नहीं बताई मैंने आपको, और ये क्वेश्चन ना ही मैंने अपने घर से बनाए हैं, आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, दोबारा फिर आपको ऐसे ही मिलेंगे। मैंने बताया था कैलकुलस का अच्छा खासा रोल है, कैलकुलस के अच्छे खासे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये एक और क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा है इंटीग्रल्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, ये ऊपर मैंने 1 रख लिया, इस dx को इधर लेके चला गया, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल निकालना है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स का निकालना है। आप क्या कर सकते हैं, मैंने छोटा सा जुगाड़ लगाया, स्क्वायर दोनों में से बार ले लिया एक बार, भाई दोनों मल्टीपल में है, मैं ऐसे लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, मैंने क्या किया अपनी तरह, अच्छा अब मैंने क्या करना है, इंटीग्रल्स जो है, मैं दो फंक्शन अगर मल्टीपल में दे रखे हैं ना, तो उसका निकालना मेरे लिए मुश्किल है, मुझे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाना है कैसे भी करके। तो मैंने क्या किया, मैंने एक फार्मूला पढ़ रखा है कि 2 sin x cos x इक्वल टू sin 2x होता है। तो मैं ऐसा कर सकता हूं, अगर यहां इसके साथ 2 मल्टीपल हो रखा हो तो मैं इसको इसमें चेंज कर सकता हूं। तो मैंने क्या किया, 2 की पावर 2 से मल्टीपल कर दिया, 2 की पावर 2 से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम वैल्यू से मल्टीपल कर दिया, सेम वैल्यू से डिवाइड कर दिया, क्या होगा जी, ये होगा 2 की पावर 2, 4 तो ऊपर चला जाएगा, ये दोनों बेस सेम है, नहीं सॉरी दोनों बेस की पावर सेम है, तो ये दो अंदर चला जाएगा, ये हो जाएगा। हर एक छोटी बात बताने की कोशिश करूंगा आपको, मैं चाहता तो डायरेक्टली यहाँ पर 2 लिख के नीचे 4 लिख देता, आप कंफ्यूज हो जाते। मैंने बता दिया आपको कि 2 की पावर 2 से मल्टीपल किया है, 2 की पावर 2 से डिवाइड किया है, ऐसा क्यों किया है, क्योंकि अंदर मुझे अगर 2 लेके जाना है तो वो 2 की पावर में होना चाहिए, क्योंकि जब पावर सेम होगी तब ये अंदर जाएगा। ठीक है जी, अब इस अंदर वाले को लिख सकता हूं मैं sin 2x, क्या लिख सकता हूं मैं इसको, sin 2x लिख सकता हूं। अब जो आपका कांस्टेंट आ गया उसको आगे ले लो साथ में, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर 2x, ये लीजिए जी भाई, स्क्वायर मैंने साथ में अंदर ले लिया, ये हो गया है साइन 2x, साथ में वो स्क्वायर भी लगा दिया। अब आपको पता है 1 बाय साइन स्क्वायर एंगल जो भी है 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, इसको मैंने थोड़ा सा सही ढंग में लिख दिया, और वो लिख दिया कोसेक, सॉरी पूरा लिखा भी मैंने, कोसेक कोसेक स्क्वायर 2x विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है जी, अब अगर आपने इंटीग्रल्स पढ़ रखे हैं तो आपको पता है कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में माइनस कोट x होता है। लेकिन आप एक बात कहेंगे कि सर यहां तो एंगल x था, यहां तो 2x है, हमें लीनियर एक्सटेंशन हम कर सकते हैं, हमें अलाउड है, अगर मैं यहां पर 2x कर देता हूं, मैंने यहां पर 2x कर दिया, तो मैं इसकी इंटीग्रल वैल्यू निकाल लूंगा, ये माइनस कोट 2x आएगा, अगर मैंने एंगल को 2 से मल्टीपल कर दिया तो इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसकी इंटीग्रल वैल्यू ये आई है जी, मैं लिख देता हूं 4 बाहर है, और ये आ गया अंदर आपका माइनस का कोट 2x/2। ठीक है जी, अब आप इस 2 से इसको डिवाइड भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 2x आ जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा। लेकिन आप देखोगे आंसर मैच नहीं हो रहा है, आंसर मैच नहीं हो रहा है, वो थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री भी जानना चाहता है हमारे से। भाई अभी तक हमने इंटीग्रल निकाला है लेकिन उसको संतुष्टि नहीं मिली है, वो चाहता है कि आप इंटीग्रल्स के साथ साथ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक की बेसिक आइडेंटिटी भी आपको आती हो। आइए देखते हैं हम क्या करेंगे, यहां पर जो बचा हुआ है वो बचा हुआ है 2 इंटू
माइनस कोट 2x ये बचा हुआ है। ठीक है, साथ में प्लस में सी लिखते हैं हम, वो आपको पता होगा। ये लीजिए जी, आपने कोट 2x का फार्मूला पढ़ रखा होगा। कोट 2x बराबर होता है कोट स्क्वायर x माइनस 1 डिवाइड बाई कोट एक्स, 2 कोट x, ये होता है जी। अब मैं क्या करूंगा, इसको इससे रिप्लेस कर दूंगा और ये माइनस बार भेज दूंगा, तो ये आ गया आपका माइनस का 2 इंटू इसकी जगह ये लिख दिया कोट स्क्वायर एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई 2 कोट एक्स प्लस में सी। अब क्या हुआ, ये से कैंसिल आउट हो गया जी। ठीक है, अब इस कोट से इन दोनों फंक्शन को डिवाइड कर दिया, इसको इससे डिवाइड किया, बाहर माइनस है तो ये माइनस का कोट एक्स बच गया है, माइनस का कोट एक्स, दो कोट थे एक कोट कट गया है। 1 डिवाइड बाय कोट 10 होता है और ये 10 प्लस का हो गया है, प्लस का क्यों हो गया है, माइनस माइनस प्लस, और सी एज इट इज, आंसर आ गया है आपका ये। अब आंसर ऊपर छिपा हुआ है भाई, आइए देखते हैं उसको। ये आपका आंसर है जी, तीसरा आंसर है। मुझे उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे। ऐसे क्वेश्चन समझाने में मैं सहज हूँ, आराम से समझाऊंगा आपको, वैसे ही पढ़ाऊंगा जैसे बाकी क्लासेस में पढ़ाया है 9th 10th का, बस आपको बेसिक पता होना चाहिए। मुझे सबसे मुश्किल क्वेश्चन जो इसमें नजर आए वो सिर्फ प्रोबेबिलिटी के नजर आए। प्रोबेबिलिटी के अच्छे क्वेश्चन पूछ रखे हैं आपसे। देखिए, ये आपका मीन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। अब आपने मीन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रखा होगा, बहुत आसान होता है। देखिए, द मीन ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर obtained on throwing a die having written 1 on 3 faces, 2 on 2 faces and 5 on 1 faces। आपने एक डाई को थ्रो किया है, आपको पता है उसमें 6 आपके फेसेस होते हैं, 3 फेसेस पर 1 लिखा हुआ है, 2 फेसेस पर 2 लिखा हुआ है और 1 फेस पर 5 लिखा हुआ है। ये लीजिए जी, हो गए 6 फेस पूरे हमारे। 3 फेसेस पर 1 लिखा हुआ है, 2 फेसेस पर 2 लिखा हुआ है, 1 फेस पर 5 लिखा हुआ है। अब आपने उसको थ्रो किया है तो आपसे पूछा है कि उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। मीन प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझिए। आपने उसको डाइस को फेंका, कुछ भी आ सकता है, लेकिन वो कुछ भी में क्या क्या है, या तो 1 आ सकता है या 2 या 5, इसके सिवा तो कुछ आ नहीं सकता। आपके डाइस पर या तो 1 है, वो बेशक 3 बार है, या तो 1 आ सकता है या फिर 2 आ सकता है या फिर 5, बस उसमें यही लिखे हुए हैं। पहले आप ये बताओ 1 की आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। उसमें टोटल फेसिस जो हैं आपके 6 हैं और 1 उसमें से 3 बार है, तो क्या मैं वो ये बोल सकता हूं कि टोटल फेसिस उसमें 6 हैं और 1 3 बार है। यही प्रोबेबिलिटी निकलेगी ना हमारी। आपके क्या बोलते हैं ऊपर, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। उसमें टोटल आउटकम 6 है, 6 फेसिस हैं, उस 6 फेसिस में से आपके 3 फेसिस पर 1 है, तो ये आपकी 1 आने की प्रोबेबिलिटी है। साथ में 1 उसमें कितने हैं, 3, उसके साथ उसको गुणा कर दिया मीन डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए। प्लस में आपकी 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 6 में से 2 के फेसिस 2 हैं उसमें। ठीक है जी, अब ये 2 के आने की प्रोबेबिलिटी है, साथ में 2 को मल्टीपल किया, फिर आगे प्लस में आगे है फिर 5, और 5 जो है उसमें वो 1 बार ही आ रहा है। कितनी बार आ रहा है, 1 बार, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/6। बस यही आपका मीन डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको हल कर दो आपका आंसर आ जाएगा। ये 1/2 है तो 3/2 आ गया, ये 1/3, ये 2/3 आ गया, ये 5/6 है। अगर इसको जोड़ ले, एलसीएम ले ले तो 6 आ जाएगा, 2 3 6, 3 3 9, 3 2 6, 2 2 4, 5 एज इट इज। तो ये आपका आ गया है 9 और 9 18, 6 3 18। मैंने एक गलती कर दी, ये 1 बार था, ये 1 बार था। एक मिनट, ऐसे तो गड़बड़ी हो जाएगी, दोबारा लिखता हूँ, 1 मिनट रुकिए। सबसे पहले
एक की आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? एक जो है वो 3 बार है, तो उसका आ गया 1/2। एक का है 1/2। अब आपने क्या करना है, ये जो प्रोबेबिलिटी आई है किसकी आई है? ये आपकी 1 की आई है। फिर क्या करना है, आपका जो 2 है वो 2 बार है, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/6 यानी कि 1/3। और ये किसकी प्रोबेबिलिटी है? ये 2 की है। उसके बाद फिर 5 की क्या है? 1/6 है। और ये 5 की है। ये 1/2 है, ये 2/3 है, ये 5/6 है। 6 आ गया, 2 3 जा 3, 2 जा, ये लीजिए जी। अब ठीक है, वो मैंने कुछ चीजें उल्टी लिख दी थी, कुछ चीजें सीधी लिख दी थी। ये आपका आंसर है। दोबारा बताता हूं। सबसे पहले आपके फेसेस पर सिर्फ 3 ही अंक है। एक है आपका 1, एक है आपका 2, एक है 5। सबकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल। एक के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? एक उसमें 3 जगह है और टोटल 6 है आपके फेसेस, तो 3/6 1/2 आ गई। ये किसकी प्रोबेबिलिटी है? उसको इसके साथ गुणा किया, एक को। मैंने यही गलती कर दी थी। दूसरा स्टेप, दो के जो फेसेस है वो 2 है, 2 बार लिखा हुआ है, तो 2 की प्रोबेबिलिटी क्या है आने की? 2/6 मतलब 1/3। और ये 1/3 किसकी प्रोबेबिलिटी है? 2 की है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही 5 उसमें सिर्फ एक बार ही है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/6। और किसकी है? ये 5 की, उसको मल्टीपल किया, इनको जोड़ दिया। ये आपका आ गया मीन डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए जी आगे चलते हैं। ये थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन है। आपकी पाइजन डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़ रखा होना चाहिए। पाइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला पता हो तो बस क्वेश्चन फार्मूले पर बेस्ड है। फॉर अ पाइजन डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, if the arrival rate of passengers at an airport is recorded as 30 per hour on a given day, एक दिन में, एक दिन का आपका पैसेंजर्स का आने का रेट बता रखा है, रिकॉर्ड किया गया है। क्या है आपका? 30 पर घंटे, मतलब 30 पैसेंजर आते हैं एक घंटे में, 60 मिनट्स में 30 पैसेंजर आते हैं। क्या बोल रहा है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 4 अराइवल्स इन द फर्स्ट 10 मिनट्स ऑफ एन आवर। आपने पाइजन डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। पहले तो जो आपका पाइजन डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे काम करता है, पहले आपको उसका रेट बताया जाता है। वो रेट क्या है? वो रेट ये है कि 30 पैसेंजर आते हैं पर आवर। पर आवर मतलब पर 60 मिनट, ये आपका रेट है। फिर वो आगे बताता है एक एग्जैक्ट इवेंट कितने हुए हैं, जिसको हम के से डिनोट करते हैं। आपको ये बताया गया कि 4 अराइवल हुए हैं, कहने का मतलब वो 4 एग्जैक्ट इवेंट हुए हैं। ठीक है, और वो कितने टाइम में हुए हैं? वो 10 मिनट में हुए हैं। तो यहां से 10 मिनट का रेट निकाल लो। पहले कैसे निकाल लूंगा मैं ये बोलूंगा जी 60 मिनट में अगर 30 पैसेंजर आते हैं तो मैंने दोनों को 6 से डिवाइड कर दिया, तो 10 मिनट में आपके 5 पैसेंजर आएंगे। ठीक है, जब रेट था ये तो मैं ऐसे कर सकता हूं रेट के साथ। अगर 60 मिनट में 30 पैसेंजर रिकॉर्ड हो रहे हैं तो 10 मिनट में कितने होंगे? 5। ये लैम्डा की वैल्यू आ गई है आपकी। बस ये 2 वैल्यू आपको निकालनी होती है। पाइजन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकलता है? चलो इसको लिख के मैं क्या ही टाइम वेस्ट कर रहा हूं आपका। सबसे पहले लिखते हैं हम लैम्डा, उसकी पावर के, लैम्डा की पावर के इंटू ई, ई की पावर माइनस लैम्डा, और डिवाइड में के फैक्टोरियल। अब ये फार्मूला है, अब इसको मैं बढ़ाने लग जाऊंगा तो शाम हो जाएगी। आपको याद रखना है पाइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले लैम्डा बताओ क्या है। लैम्डा है आपका 5, ये लीजिए। के क्या है? 4 है। ई, लैम्डा की वैल्यू 5 है जी। के की वैल्यू कितनी है? के की वैल्यू 4, 4 फैक्टोरियल 24 होता है। ये लीजिए, ये आंसर है आपका। चलो 4 फैक्टोरियल में आंसर दे रखा है, ये लीजिए चेक कीजिए। 5 की पावर 4 इंटू ई की पावर -5 डिवाइड में 4 फैक्टोरियल। ठीक है जी। एक और क्वेश्चन है, शायद अगर साथ में ही है तो नहीं, चलो पहले ये आ गया, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। द एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स ट्वाइस एज ऑफन एज इट फेल्स। ये बताया गया कि कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है
जो फेल होने की जो पास होने की प्रोबेबिलिटी है ना, सक्सीड होने की प्रोबेबिलिटी है, वो फेल होने से 2 गुना है, ट्वाइस है। अब यहां तक अगर मैं क्वेश्चन समझाऊं आपको, तो जिस कोई कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें आपके दो ही रिजल्ट हो सकते हैं, पास या फेल, ठीक है, वहां पर हम कैसे समझ सकते हैं, वहां पर हम ये समझ सकते हैं कि सक्सीड अगर हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो मैंने मान ली है P, और फेल होने की मैंने मान ली है Q। अगर एक इवेंट के दो ही, एक एक्सपेरिमेंट के दो ही रिजल्ट है, या तो वो सक्सीड हो सकता है या फेल, तो इन दोनों प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। ये आपने पढ़ रखा होगा। आपको पता है किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी को अगर मैं ऐड करूं तो 1 होता है। अच्छा जी, अब वो क्या बोल रहा है साथ में, कि जो आपकी सक्सीड होने की प्रोबेबिलिटी है ना, वो फेल होने की प्रोबेबिलिटी से 2 गुना है। 2 गुना मतलब अगर फेल होने की प्रोबेबिलिटी Q है, तो आपकी सक्सीड होने की 2Q भी हो सकती है। ऐसा मैं बोल सकता हूं भाई, इससे 2 गुना है, तो मैं P को रिप्लेस कर सकता हूं 2Q से। तो ये आ गया है आपका Q इक्वल टू 1/3। इनको जोड़ा, 3 को उधर डिवाइड कर दिया। साथ में इस इक्वेशन में अगर मैं P का मान Q का मान रखूं तो P आ गया है 2/3। तो जो मैंने P और Q मान लिए थे, मैंने उनकी वैल्यू निकाल दी है। अब वो क्या कह रहा है आगे कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट इन द नेक्स्ट 6 ट्रायल्स, वो इस एक्सपेरिमेंट के 6 ट्रायल करने वाला है आगे, और देयर विल बी एटलीस्ट 4 सक्सेसेस, तो उसमें 4 सक्सेसेस जरूर होनी चाहिए। मतलब एटलीस्ट मतलब कम से कम 4 होनी चाहिए, 4 से ज्यादा भी होगी तो चलेगा। वो ये कह रहा है 4 सक्सेस होगी तो भी चलेगा, 5 सक्सेस होगी तो भी चलेगा, और 6 सक्सेस होगी तो भी चलेगा। अब इससे आगे तो नहीं हो सकता भाई। आप 6 ही अगर एक्स्ट्रा ट्रायल कर रहे हो और आपको एटलीस्ट 4 सक्सेस चाहिए, तो 4 भी चलेंगी, 5 भी चलेंगी, 6 भी चलेंगी। प्रोबेबिलिटी में आपने पढ़ रखा होगा। सबसे पहले इसके आपके टोटल वेज कितने होंगे प्रोबेबिलिटी के, इसका तरीका ये है, अगर वो 4 बार सक्सेस होने वाला है 6 ट्रायल में से, तो 2 बार फेल होगा वो, ठीक है। अब इसके कितने टोटल कॉम्बिनेशन बढ़ेंगे, पहले तो सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है मेरी, वो है 2/3, और उसको 4 बार होना है तो इसकी पावर 4 हो जाएगी, 2/3 की पावर 4, साथ में इंटू आपका जो उसकी फेल होने की प्रोबेबिलिटी है वो है 1/3, और वो 2 टाइम हो सकती है, 1/3। और इसके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, वो टोटल ट्रायल हुए हैं 6, उसमें से 4 में सक्सेस होना है उसको। ये लीजिए, ये आ गया जी आपका P4। ऐसे ही 5 निकाल लो, मतलब वो अगर 5 बार सक्सेस होता है तो 6 ट्रायल होंगे, उसमें से वो 5 बार सक्सेस होता है, तो क्या होगा, सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी 2/3, ये 5 बार है, और ये अब 1 बार बच गया। ये लीजिए जी, लास्ट अगर वो 6 की 6 बार ही सक्सेस हो जाए, तो 6 में से 6 की 6 ही सक्सेस हो जाए, ऐसा तो 1 बार ही होगा। उसका क्या होगा, 2/3 और इसकी पावर 6। अब ये नहीं होगा इधर, बस इनको सभी को जोड़ो, ये आपकी प्रोबेबिलिटी आएगी। जोड़ने का तरीका बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही आसान है, आराम से हम जोड़ सकते हैं। आइए जोड़ते हैं। देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 6C4 को मैं लिख सकता हूं 6C2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, 6 की 2 टर्म लिखो और नीचे 2 फैक्टोरियल, इसको हल किया तो ये 15 आ गया। अब 6C5 को मैं लिख सकता हूं 6C1, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 6। 6C6 की वैल्यू होती है 1। सभी की वैल्यू निकाल दी और मैं जोड़ रहा हूं। सबसे पहले इसको लिख रहा हूं, इसका सॉल्यूशन होके आ गया है 15।
2/3 की पावर 4 इंटू 1/3 की पावर 2 प्लस में इसका सॉल्यूशन आ गया है 6, 2/3 की पावर 5, 1/3 की पावर 1 प्लस में इसका सॉल्यूशन आ गया है 1, लिखने की भी जरूरत नहीं है, 2/3 की पावर 6। ये लो जी। इसको हल करने का तरीका क्या होता है, जो मैक्सिमम आप कॉमन ले सकते हो वो कॉमन ले लो बाहर। मैंने क्या किया, 2/3 की पावर 4 कॉमन ले लिया, क्या बचा है, यहां पर ये सारा बार आ गया है, 15/9 बचा है, 15/9 को मैं लिख सकता हूं 5/3। चलिए जी आगे चलेंगे, प्लस में यहां से इसकी पावर चली गई है 4, एक तो ये बचा हुआ है और एक ये, इसको इससे डिवाइड कर दिया तो 2 2 जा 4/3 बचा हुआ है, प्लस में यहां से 4 पावर चली गई है, 2 पावर बची हुई है, 2 2 4 3 3, ये लीजिए जी। ठीक है ना, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया भाई, एक बार इसको देख लेता हूं। ये है 6, इसकी a की पावर बची हुई है, ये बचा हुआ है 3 2, ठीक है जी। एलसीएम आ गया आपका 9, ठीक है। यहां से आ गया 3 3 जा 15, 3 3 जा 12, फिर प्लस 4, 31/9 आ गया है। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2/3 की पावर 4 इंटू 31/9, ये आपका आंसर है जी। देखो थोड़ा सा कैलकुलेटिव आंसर है भाई, अब मैंने जैसा था वैसे आपके पास बेस्ट तरीके से हल करने की कोशिश की है, वो है आपका पहला आंसर, ये लीजिए। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। When a random variable can take on any value within a given range where the probability distribution is continuous, it is called। देखो आपको प्रोबेबिलिटी अगर आपने सही पढ़ रखी है तो आपको पता है जो आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो आपका पाइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो आपका बर्नौली आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये सभी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं आपके, जहां पर जो आपका प्रोबेबिलिटी के लिए जो आपके पास इवेंट है, जो आपके पास वेरिएबल है, वो सभी एब्सोल्यूट वैल्यू में है। सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूं, ये वो डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं जहां पर एक ट्रायल होता है और 2 आउटकम होते हैं, पास या फेल, पास या फेल, उसको बोलते हैं आपका बर्नौली आपका डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या है, इसमें बस वही है, एक ट्रायल 2 इवेंट, पास या फेल, एक सिक्का उछाड़ा या तो हेड आएगा या टेल। इसमें कोई आपके कोई किसी एक फिक्स रेंज के अंदर आपके आउटकम नहीं होते, आउटकम ऑलरेडी फिक्स है आपके। अगर मैं एक ट्रायल की बजाय एक नंबर ऑफ ट्रायल करूं, उसी को मैं बोलता हूं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। कहने का मतलब मैं एक की बजाय 4 सिक्के उछाल रहा हूं, तो भी आउटकम तो आपके फिक्स है भाई, आपके 4 हेड आ जाएंगे, 3 हेड आ जाएंगे, लेकिन वो एक फिक्स नंबर है। लेकिन वो ये कह रहा है कि एक रेंज में, एक रेंज के अंदर कोई भी वैल्यू आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाए। आपका पाइजन डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होता है, उसमें इनफाइनाइट आपके वो ट्रायल हो रखी है, लेकिन वो सारे ट्रायल फिक्स वैल्यू के ही है। तो इसका मतलब इनमें सिर्फ एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है जिसमें जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो एक गिवन रेंज से आ सकती है। डेमो के लिए आपके पास लड़कियों की हाइट है, उनकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो आप, उसकी प्रोबेबिलिटी कुछ भी आ सकती है, उसका वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, किसी लड़की की हाइट इतनी हो सकती है, कोई फिक्स नहीं है यहाँ पर। तो इसी को बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम दूसरी भाषा में आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज कंटिन्यूअस बोलते हैं। ये कंटिन्यूअस आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। स्टैटिस्टिक्स के बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बस आप देखोगे और हल करने वाली बात है। क्वेश्चन में दिया गया है द नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग इनकम इन द रेंज ऑफ ₹20,000 to 25,000। आपसे यहां पर क्या दे रखा है, मंथली इनकम दे रखी है, नीचे नंबर ऑफ फैमिलीज दे रखी है। आपसे ये पूछा है कि 20,000 और 25,000 के बीच कितनी फैमिली आती है। देखो पहले इसका अर्थ समझो क्या है। 20,000 से ज्यादा इनकम वाली फैमिलियां जो है वो 69 है। इसका मतलब क्या है, 25,000 से ज्यादा इनकम वाली फैमिलियां 50 है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है। ये 19 फैमिलियां ही ऐसी हैं जिनकी इनकम 20,000 और 25,000 के बीच है, और ये आपका आंसर है। बताओ क्या था।
बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ये आपका 10th लेवल का क्वेश्चन है, इसको इसमें कुछ खास ज्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है। प्रोबेबिलिटी में ये क्वेश्चन तो हमने भर भर के पढ़ रखे हैं। अ बैग कंटेन्स 5 व्हाइट और 3 ब्लैक बॉल, टोटल बॉल है मेरे पास 8। 2 balls are drawn at random one after the other without replacement. The probability that both balls are black. दोनों बॉल ब्लैक हो उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। दोनों बॉल एक साथ निकालनी है, पहले एक निकाली फिर दूसरी, रिप्लेसमेंट नहीं की, ऐसा नहीं किया एक निकाल के उसको वापस रख लिया, नहीं, दो बॉल निकाली, एक कर फिर एक निकाली फिर दूसरी निकाली, वो दोनों बॉल ब्लैक हो उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। सिंपल तरीका। टोटल आपके आउटकम्स कितने हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं आपके, मैं ये कहूंगा मैं इन 8 बॉल में से 2 बॉल कितने तरीकों से निकाल सकता हूं, 8C2, ये आपके टोटल पॉसिबल आउटकम्स है। फेवरेबल आउटकम, अगर मैं 2 बॉल निकाल लूं इन ब्लैक बॉल में से ही, इन 3 ब्लैक बॉल में से ही अगर मैं 2 बॉल सिलेक्ट करता हूं, यही मेरे फेवरेबल आउटकम है। बस इसको हल कर दो आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है 3 की 2 टर्म लिखो और नीचे 2, 2 फैक्टोरियल मतलब 2। इसका मतलब है 8 की 2 टर्म, ये 8 की 2 टर्म का मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, अगर नीचे 2 लिखा हुआ है तो आपने 3 और 3 के बाद क्या टर्म आती है 2, उनको लिखना है बस। जो यहाँ लिखे हुए हैं उतनी ही टर्म लिखनी है घटते क्रम में, एक एक के कमी में। ऐसे ही यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो 8 और 7 लिखेंगे और नीचे 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से काट दिया 4, तो 3/28 आ गया। ये आपका आंसर है जी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये आपका वही पाइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है, वही 2 चीजें दे रखी हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट एन इंडिविजुअल सफर्स ए बैड रिएक्शन फ्रॉम एन इंजेक्शन ऑफ अ गिवन सीरम इज 0.001, ये रेट दे रखा है। एक आदमी का इंजेक्शन से इन्फेक्ट होने का रेट दे रखा है 0.001। Then using Poisson distribution, the probability that out of 2000 इंडिविजुअल, अब ये 2000 एक फिक्स नंबर है 2000 लोगों का, और उसमें से एग्जैक्ट 3 विल सफर अ बैड रिएक्शन, उनमें से 3 जो आपके बैड रिएक्शन से अगर इफेक्ट होते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसका आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। पहली बात तो टोटल बंदे कितने हैं, 2000 हैं, और एक बंदे का रेट है 0.001, उन 2000 का निकालो। उसी तरीके से जिस तरीके से आपने वहां किया था कि 30 बंदे रिकॉर्ड हो रहे हैं 60 मिनट में, तो 10 मिनट में कितने होंगे, यहां पर क्या लिखा जा रहा है, एक बंदे के इन्फेक्ट होने का रेट ये है, 2000 का कितना होगा, ये लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। के क्या होता है, जो फिक्स इवेंट हुए हैं, क्या वो बोल रहा है कि एग्जैक्ट 3 के रिएक्शन होने का, के की वैल्यू 3, बस यही चाहिए था। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता ही है, पहले लैम्डा इसकी पावर के, ई की पावर माइनस लैम्डा डिवाइड बाय के फैक्टोरियल, लिखो जी। लैम्डा कितना है 2, 2 की पावर के, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, ई की पावर माइनस लैम्डा बोले तो -2 डिवाइड में के फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल होता है मेरा 6, और 2 फैक्टोरियल 8, 8/6 इंटू ई की पावर -2, इसको हल करके 4/3 ई की पावर -2, ये आपका आंसर है जी। मैच करो ये जी, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये आपका स्टैटिस्टिक्स का एक आसान सा फार्मूला है, आपको पता होना चाहिए। जब आपके पास असिमेट्रिकल डेटा होता है तो हमारा एक फार्मूला काम करता है, क्या, मोड इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। अब क्या बोल रहा है वो, द मीडियन एंड मोड ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 26 एंड 29। आपको ये बताया गया है कि मीडियन तो 29 है और मोड जो है वो, सॉरी, मीडियन 26 है और मोड 29 है। आपसे पूछा है कि मीन बताओ क्या है, निकाल देंगे मीन, क्या बड़ी बात है। ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, वो उधर चला जाएगा। 2 मीन इक्वल टू 78 - 29, 18 में से 9 गए
9, 6 में से 2 गए, 6 में से 2 गए 4, ये मीन आ गया जी आपका 24.5। बस एक फार्मूला है, पता है आपको, इसका यूज करना था, कुछ नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। द मीन मार्क्स ऑफ बॉयज इन अ क्लास इज 52। आपको बॉयज का मीन दे रखा है, मीन दूसरी भाषा में आपका एवरेज ही होता है। फिर आगे बोला है दैट ऑफ गर्ल्स इज 42, गर्ल्स का जो मीन दे रखा है वो 42 दे रखा है। आगे बोल रहा है द मीन मार्क ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कंबाइंड इज 50, पूरी क्लास का जो मीन दे रखा है वो 50 दे रखा है। द परसेंटेज ऑफ बॉयज इन द क्लास, क्लास में बॉयज कितने हैं वो बताओ। हमारा एलिगेशन लग जाएगा भाई, एलिगेशन लग जाएगा, क्यों? बॉयज का मीन इतना है, गर्ल्स का इतना है, पूरी क्लास का इतना है, तो हम एलिगेशन लगा सकते हैं। लगाइए, 50 में से 42 गया 8, 52 में से 50 गए 2, रेशियो बनाया 4/1। ये रेशियो क्या आया है? नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो इसका मतलब नंबर ऑफ बॉयज 4 है, नंबर ऑफ गर्ल्स 1 है। आपसे पूछा है लड़कों का परसेंटेज, लड़कों का परसेंटेज होगा, लड़के 4 हैं टोटल में से, 5 में से, इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर दिया, 80% आ गया है जी। ये लीजिए, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द मीडियन ऑफ अ सेट ऑफ 9 distinct observations is 20.5 if each of the largest 4 observations of the set is increased by 2 then the median of new set। आपको पता है मीडियन हम कैसे निकालते हैं? जो हमारे पास अनग्रुप्ड डेटा है उसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, चाहे असेंडिंग में लगाओ चाहे डिसेंडिंग में लगाओ, जो बीच वाली वैल्यू होता है वही आपका मीडियन होता है। आपको 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन, डिस्टिंक्ट मतलब भिन्न, अलग अलग 9 ऑब्जर्वेशन दे रखी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 ऑब्जर्वेशन दे रखी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे ये असेंडिंग ऑर्डर में दे रखी हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रखी हूँ। आप असेंडिंग में लिखो या डिसेंडिंग में लिखो, बीच में वही आएगा जो आना है, ये आपका मीडियन है। और इसकी वैल्यू 20.5 है। अब ये बोला गया है, मैं 1 मिनट के लिए इसको असेंडिंग मानता हूं, बढ़ते क्रम में मान लेता हूं, तो वो ये कह रहा है जो 4 लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन है, 4 लार्जेस्ट, ये इनको मैंने 2-2 से इंक्रीज कर दिया, सभी में 2-2 बढ़ा दिया। तो आपसे पूछ रहा है मीडियन में क्या चेंज आएगा? आप ये बताइए, इन सभी में 2-2 ऐड करने से क्या किसी ऑब्जर्वेशन का प्लेस चेंज हुआ है? प्लेस तो वही है, ये पहले भी बड़े थे अभी भी बड़े ही हैं। तो इस अगर ये इनका कोई प्लेस चेंज हुआ है तो इस मीडियन से इधर ही चेंज हुआ है, इससे उधर कोई नहीं जाएगा, तो मीडियन अभी भी वही रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा, रिमेन द सेम एज दैट ऑफ द ओरिजिनल मीडियन, जो पहले थी वही रहेगी। द सम ऑफ द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास एंड द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। आपको पता है जब आपके पास ग्रुप्ड डेटा दे रखा होता है उसमें मॉडल क्लास और अपनी मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख लो। ये आपका इंटरवल है, एक बार लिख देता हूं, 1 मिनट लगेगी, फिर समझाने में बेहतर लगेगा आपको। फ्रीक्वेंसी है इनकी, नंबर ऑफ स्टूडेंट 13 15 9 10 8 और 5। सबसे पहले मॉडल क्लास वो होती है जिस ऑब्जर्वेशन की, जिस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है इसकी, तो ये आपकी मॉडल क्लास है। और इस मॉडल क्लास में ये अपर लिमिट होती है, ये लोअर लिमिट है, आपसे अपर लिमिट लेने के लिए बोल रहा है इसकी, वो 150 है। फिर आगे कह रहा है मीडियन क्लास, मीडियन क्लास क्या होती है, इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसको तो एज इट इज, अब अगला आपका फ्रीक्वेंसी जोड़ते चले जाओ इसमें।
जो आपका इधर से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आता है उसको n मानते हैं हम और 2 से डिवाइड करते हैं। वो कितना आ गया? 30 आ गया। अब जो 30 आया है, या तो 30 या इससे ज्यादा जिसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वही हमारी मीडियन क्लास है। 30 या 30 से ज्यादा, ये लीजिए। अब 30 तो नहीं है, उससे ज्यादा है, ये हमारी मीडियन क्लास है। स्पेलिंग कहीं भी गलत लिख सकता हूं भाई, इस टाइम पे दिमाग में मैथ ही चल रहा है। इसकी लेनी है लोअर क्लास, इसकी लोअर क्लास है 150। क्या बोला है? इन दोनों का सम बताओ। इन दोनों का सम 300 है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। द मैट्रिक्स विच डिस्क्राइब द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट P थ्रू द ओरिजिन। मैं यहाँ पर कुछ चीजें आपको एक बार में बता देता हूँ, ये 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको एक बार आप समझेंगे। ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। कोई पॉइंट कैसे कैसे हो सकता है? एक पॉइंट हो सकता है यहाँ पर, ये पॉइंट। अगर मुझे इसका रिफ्लेक्शन पता करना है थ्रू ओरिजिन, तो इसका रिफ्लेक्शन यहां आएगा इस तरफ। कहने का मतलब यहां पर जो भी था एक्स वाई, वो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, वो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से अगर मैं रिफ्लेक्शन लूंगा तो वो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। तो वो ये कह रहा है कि द मैट्रिक्स विच डिस्क्राइब द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट दिस, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन बताने वाली मैट्रिक्स बतानी है, और आगे बता रहा है थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से। मैं ये मान लेता हूं कि पहले मेरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये थे, एक मैट्रिक्स बना दी मैंने। इस मैट्रिक्स को इसकी एक रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स बनाना चाहता हूं मैं यहां पर, जो इसको नेगेटिव कर दे। बताइए ये बात आपको समझ आई या नहीं? मैं ये कह रहा हूं किसी भी पॉइंट का अगर मैं ओरिजिन से रिफ्लेक्शन पता करूंगा तो वो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, ये बात मुझे पता है। अब वो ये कह रहा है कि मैं इस मैट्रिक्स को एक ऐसी मैट्रिक्स से रिफ्लेक्ट करना चाहता हूं, एक ऐसी मैट्रिक्स बनाना चाहता हूं यहां पर जिसको इसके साथ मल्टीपल करूं और ये आ जाए। इसको, इसका मतलब इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन करने वाली मैट्रिक्स, रिफ्लेक्शन मतलब इसको इसके साथ मल्टीपल करूं और ये आ जाए। तो उसके लिए एक सिंपल तरीका है, मैं एक ये मैट्रिक्स ले लेता हूं, अगर मैं इसको इसके साथ गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा, और ये आपका आंसर है। अब यहां पर दो बातें और सिखाना चाहता हूं। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, वहां से रिफ्लेक्शन लेना है आपने, तो क्या होगा? अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है और उसका आप रिफ्लेक्शन लेंगे, तो आप ध्यान रखेंगे इस पर जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो तो एज इट इज रहेगा, जो वाई कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव हो जाएगा। अगर एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन लेना है तो एक्स कोऑर्डिनेट एज इट इज रहेगा, लेकिन जो वाई कोऑर्डिनेट है वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर इसी क्वेश्चन में ये बोल दिया जाता कि एक पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पर है, उससे वहां से उसका रिफ्लेक्शन निकाल लूं तो क्या आएगा? तो वहां से उसका रिफ्लेक्शन निकाल लूंगा तो ये आना चाहिए, एक्स प्लस का वाई नेगेटिव हो जाना चाहिए। अब ऐसी मैं क्या मैट्रिक्स रखूं यहां पर कि वाई माइनस का हो जाए? तो मैं एक तो यहां प्लस का रख लूं, ये एक माइनस का रख लूं। अगर वाई एक्सिस पर होगा तो क्या होगा? ऊपर वाला नेगेटिव हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन यही है। तो पी डैश एक पॉइंट है जो रिफ्लेक्ट कर रहा है इस पॉइंट को। पी डैश इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट पी और द एक्स एक्सिस, देन द मैट्रिक्स विच डिस्क्राइब द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पॉइंट, ये निकालना है। एक्स एक्सिस पर है वो, उसका रिफ्लेक्शन क्या होगा? वाई नेगेटिव होगा वहां पर, वाई नेगेटिव होगा वहां पर। अब ये आपको समझ आया है तो आया है, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। मैं कितनी देर तक लगा रहा हूं, इसलिए आपको स्टार्टिंग में बता दिया मैंने। अब दो चीज और होती है, एक होता है रोटेशन, एक होता है पॉइंट का रोटेशन, एक होता है एक्सिस का रोटेशन। पहले मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पर एक पॉइंट है, आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रखी है, यहां पर एक एंगल है थीटा।
अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहता हूं तो आपको पता है कोस थीटा एक्स, कोस थीटा और साइन थीटा आएंगे, पोलर फॉर्म पर रखी होगी आपने। यहां पर अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लूं तो कोस थीटा और साइन थीटा आएंगे। अब मैं ये कह रहा हूं कि मैं इस पॉइंट को रोटेट करना चाहता हूं एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या होगा? अगर मैं इस पॉइंट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो ये इधर आ जाएगा 90 डिग्री पर, अगले 90 डिग्री पर यहां आ जाएगा, उससे अगले 90 डिग्री पर यहां आ जाएगा। तो क्या चेंज आएगा इसमें? अगर मैं इसको रोटेट कर देता हूं 90 डिग्री पर, इसके आपके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? जैसे ही मैं यहां पर थीटा में 90 प्लस थीटा लिखूंगा, कोस 90 प्लस थीटा ये हो जाएगा कोस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, और साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही मैंने एंटी क्लॉकवाइज आपका रोटेशन किया पॉइंट का, इस पॉइंट को इधर लेकर चला गया, तो ये पॉइंट क्या हुआ? अगर मैं पहले मैट्रिक्स बनाता हूं तो ये थी, अब ये हो गई। ये कब हुई है? जब मैंने उस पॉइंट को रोटेट किया है थीटा डिग्री पर, जब मैंने इस पॉइंट को रोटेट किया आपके थीटा डिग्री पर। दूसरा होता है कि मैं एक्सिस को रोटेट करूं, एक्सिस मतलब ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इनको रोटेट कर दो। ये ऐसे थे, इनको ऐसे घुमा दो, फिर घुमा दो इनको, फिर घुमा दो। अगर मैं एक्सिस को रोटेट करूं तो क्या होगा? एक्सिस को अगर मैं रोटेट करूं तो ये होगा, जो पहले मेरे पॉइंट थे उन सभी में से, उन सभी में जो थीटा है वो नेगेटिव हो जाएगा। अगर सभी जितने भी मेरे ये पॉइंट्स इधर जो इधर आ रहे थे इस मैट्रिक्स में, अगर मैं पॉइंट की बजाय एक्सिस को रोटेट कर दूं तो क्या होगा? ये थीटा नेगेटिव हो जाएगा सभी का। अगर थीटा नेगेटिव होगा तो क्या होगा? मैंने यहां थीटा नेगेटिव लिया, आपको पता है, आपने पढ़ रखा है कि साइन के साथ अगर जो थीटा नेगेटिव है तो वो माइनस को बाहर फेंक देता है, ये आ जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर साइन थीटा में थीटा नेगेटिव लेने से ये आया है, लेकिन पहले एक माइनस थी तो ये साइन प्लस का हो गया है। कोस के साथ अगर एंगल माइनस का लेता हूं तो उसको पॉजिटिव कर देता है, ये पॉजिटिव हो गया। अगर मैं इस साइन के साथ अगर थीटा नेगेटिव करूंगा तो ये साइन को नेगेटिव कर देगा, लेकिन कोस नेगेटिव नहीं होगा, कोस पॉजिटिव होगा। अब ध्यान देंगे, अगर किसी पॉइंट को रोटेट किया गया है और वो थीटा डिग्री पर किया गया है तो आपकी मैट्रिक्स ऐसी दिखेगी। अगर एक्सिस को रोटेट कर दिया है तो आपकी मैट्रिक्स ऐसी दिखेगी। अब आप देखिए आपसे क्या पूछा गया है, द मैट्रिक्स विच डिस्क्राइब द रोटेशन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस थ्रू एन एंगल थीटा अबाउट द ओरिजिन इज गिवन बाय। वो ये कह रहा है एक्स और वाई एक्सिस को रोटेट किया गया है, थीटा डिग्री पर एक्स और वाई को रोटेट किया गया है थ्रू द ओरिजिन, तो आपकी मैट्रिक्स ये दिखेगी और ये आपका आंसर है। ठीक है, अगर एंगल के साथ रोटेट और होगा तो क्या होगा? अब इसमें क्वेश्चन है शायद वो भी, चलिए शायद आगे आएगा, ट्राई करते हैं। इसको आप क्या बोल सकते हो? इसको आप कॉम्बिनेट्रिक्स बोल सकते हो। ठीक है, या फिर इसको क्या बोल सकते हो? इसको सीरीज बोल सकते हो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, यहां पर जब आप इस क्वेश्चन को हल करोगे तो सीरीज वाली फीलिंग भी लेंगे आप थोड़ी सी। ठीक है, अब वो सीरीज वाली फीलिंग कैसे लेंगे वो भी देखेंगे। और कॉम्बिनेट्रिक्स क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि इसमें पी एंड सी यूज होगा। पी एंड सी बोले तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। कैसे? इफ एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड सी के इक्वल टू एन सी के, और इसकी वैल्यू आपने निकालनी है। इसके दो तरीके हैं जी। एक तो मैं आपको इसको चिपका सकता हूं क्वेश्चन को। सर ये चिपकाना क्या होता है? चिपकाना ये होता है कि मैं एन की वैल्यू रख के आपको क्वेश्चन हल करा दूं। मैं दिमाग लगा ही नहीं रहा, मैंने एन की वैल्यू पुट की और आंसर निकाल दिया। एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका, इस क्वेश्चन का जेन्युइन तरीका जिससे इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हल होंगे, वो बता रहा हूं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आप समझ पाए तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी भी आएगा, उसको आप देखते ही हल कर दोगे। पहले वो ये कह रहा है जी, सी के जो है
वो एन सी के बराबर है। ये सी के जो बराबर है, ये सी के, इसको मैं एन सी के से रिप्लेस कर सकता हूं। ऐसे ही जो सी के माइनस वन है, इसको मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं? फिर इसको भी मैं एन सी के माइनस वन से रिप्लेस कर सकता हूं। ये बात मानेंगे आप, नहीं मानेंगे? पहले तो ये बताइए। उसने खुद ही बताया था कि सी के को मैं एन सी के से रिप्लेस कर सकता हूं, ये तो वो खुद ही कह रहा है। अगर ऐसा है तो मैं इस नीचे वाले को सी के माइनस वन को भी रिप्लेस कर सकता हूं, के की जगह मैं के माइनस वन भी तो रख सकता हूं। अब ये आपके सामने आ गया। पी एंड सी अगर आपने पढ़ रखी है तो इसका सोल्यूशन होगा ये सोल्यूशन होगा इसका। अब आप कह सकते हैं कि सर समझ नहीं आया, क्योंकि मैंने डायरेक्ट लिख दिया, तो मैं हल करके बता देता हूं, बाद में मिटा दूंगा उसको। आपने एनसीआर का फार्मूला पढ़ रखा है कॉम्बिनेशन में, वो होता है, एक बार लिख देता हूं, ये मैंने पढ़ रखा है एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये पढ़ रखा है आपने। वही सेम इस पे लगा रहा हूं ऊपर वाले पर। ये हो गया जी एन फैक्टोरियल डिवाइड में के फैक्टोरियल और एन माइनस के फैक्टोरियल। ठीक है जी। अब इस नीचे वाले को हल कर रहा हूं, इसको, ये क्या होगा, पहले एन फैक्टोरियल, फिर अब इसके डिवाइड में लिखना है, वो ऊपर चला जाएगा, यहां लिखना के माइनस वन फैक्टोरियल, दूसरा एन माइनस, एन में से घटाऊंगा, अगर मैं एन में से इसको घटाऊंगा तो के माइनस का हो जाएगा और एक प्लस का हो जाएगा, ये फैक्टोरियल। ये समझ आया आपको मैंने क्या किया? पहले एन फैक्टोरियल, फिर के माइनस वन फैक्टोरियल, फिर एन माइनस इसको घटाऊंगा तो ये आ जाएगा। अब मैं इसको हल कर रहा हूं, ये से कैंसिल आउट हो गया जी। अब आपको पता है के फैक्टोरियल से अगली टर्म जो होगी के माइनस वन होगी, और वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, और क्या बचेगा नीचे? सिर्फ के बचेगा। इतना दिमाग है ना आपके पास? ये ऊपर है के माइनस वन का फैक्टोरियल, नीचे है के का फैक्टोरियल, के की अगली टर्म आएगी के माइनस वन का फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, के बच गया। ये आपको समझ आ गया होगा। दूसरा क्या किया? दूसरा, इससे अगली टर्म क्या होगी? इससे अगली टर्म होगी ये, और ये कैंसिल आउट हो जाएगी, ऊपर बचेगा एन माइनस के प्लस वन। ये मैंने डायरेक्टली लिखा था, ये रिजल्ट आपको याद रहना चाहिए। अब इसको मिटा रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं थी, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देख लो। ये आ गया जी। अब मैं क्या कर सकता हूं, इस अंदर वाले मामले को इससे रिप्लेस कर सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब लिखता हूं क्वेश्चन को, समेशन के इक्वल टू वन टिल एन। भाई के को मैंने वन रखना है, और कहां तक रखना है? एन तक रखना है। आगे है फिर के की पावर तीन। अब इस अंदर वाले मामले को मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूं, ये लीजिए जी। ठीक है, अब क्या होगा, इस के स्क्वायर को मैंने नीचे अलग से ले लिया, इसका स्क्वायर अलग से कर दिया, ये लीजिए जी। ऊपर वाला स्क्वायर अलग, नीचे वाला अलग। ये के की पावर दो से, ये तीन के में से एक के, दो के चला गया, एक के बचा हुआ है, उसको मैं अंदर भी मल्टीपल कर रहा हूं और साथ में पावर भी खोल रहा हूं। बहुत डिटेल से बता रहा हूं, क्वेश्चन आपको थोड़ा सा लंबा लगेगा। ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर, साथ में के मल्टीपल किया, माइनस में टू ए बी, टू ए बी, प्लस में बी स्क्वायर। बताइए ये बात आपको समझ आई या नहीं? मैंने क्या किया, यहां एक के बचा हुआ है, वो इसके साथ भी मल्टीपल कर दिया, इसके साथ भी मल्टीपल कर दिया, इसके साथ भी। पहली टर्म ए स्क्वायर, इसके साथ के मल्टीपल किया। दूसरा टू ए बी, टू ए बी और के साथ एक और के मल्टीपल कर दिया, के स्क्वायर। तीसरी टर्म के स्क्वायर था, एक के था यहां इधर, उससे मल्टीपल कर दिया, के की पावर थी। ठीक हो गया जी। अब क्या किया जाए? अब ये किया जाए, इनका समेशन अलग अलग निकाला जाए। यहां लिखता हूं भाई, पहले इसका, आपको पता है जो कांस्टेंट है वो आगे आ जाता है, ये बच गया जी। इस बात से आप इत्तेफाक रखेंगे, ये तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि यहां वैल्यू तो मैंने के की रखनी है, ये बाहर ले लिया।
के अंदर छोड़ दिया। अब इसके साथ भी समेशन लगेगा जी, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। ये लीजिए जी, ठीक है। मैं वो दोबारा कह रहा हूँ, वैल्यू पुटिंग करके समझा सकता था, लेकिन एक खास चीज बता रहा हूँ आपको। एक क्वेश्चन और इस पे आया हुआ है, फिर उससे आप रिलेट करोगे। जो सीखने की चीज है ना, उसको दिल टिका के सीखा करो। ये लीजिए जी, अब इसको हल करना बड़ा आसान है। के मतलब यहाँ पहले एक रखूंगा, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, उनको जोड़ूंगा। एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार एन तक जोड़ूंगा। कहने का मतलब मैं नेचुरल नंबर जोड़ रहा हूँ। और नेचुरल नंबर का सम क्या होता है? इन नेचुरल नंबर्स का सम होगा n इंटू एन प्लस वन बाई टू। हमने पढ़ रखा है। चलिए जी, माइनस, इसको एज इट इज लिखा। ये क्या है? पहले के को एक लिखूंगा, एक की पावर दो, फिर के को दो लिखूंगा, दो की पावर दो, फिर लिखूंगा के को तीन, तीन की पावर दो। कहने का मतलब नेचुरल नंबर्स के सम का स्क्वायर, उसका फार्मूला भी हमें पता है, n इंटू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स। ये भी पढ़ रखा है हमने। चलिए जी, फिर आगे चलते हैं। आगे यहां पर क्या होगा, के एक रखूंगा, उसकी पावर तीन, प्लस के को दो रखूंगा, दो की पावर तीन, मतलब नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम, वो भी हमने पढ़ रखा है, n इंटू एन प्लस वन का डिवाइड बाई टू का होल स्क्वायर। ये लो जी, इसको जोड़ो, आपका आंसर आ जाएगा। देख, सिर्फ क्वेश्चन मैंने बड़ा किया है, लेकिन एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए किया है आपको। देखो इसको जोड़ना कितना आसान है। जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो। n इंटू एन प्लस वन की पावर टू कॉमन ले लिया। n यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। n प्लस वन की पावर दो यहाँ पर भी है, n प्लस वन की पावर दो यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है। चलिए जी, क्या बच गया? n प्लस वन की पावर दो और n बाहर ले लिया, n प्लस वन बाई टू बच गया माइनस में। ये सारा बाहर आ गया है, ये सारा बाहर आ गया है। इस टू से इसको डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया है टू एन प्लस वन बाई थ्री। ठीक है जी। यहां पर क्या है, n का स्क्वायर है, एक n बाहर आ गया, एक n बचा हुआ है। ये पूरा बाहर आ गया, एक टू का स्क्वायर फोर बचा हुआ है। ये लीजिए, बस कुछ बचा ही नहीं, अंदर वाला हल कर दो। 12, टू सिक्स जा, थ्री फोर जा, ये लीजिए जी, ठीक है। प्लस में फोर थ्री जा, ये आ गया जी। इसको अलग से लिख लेंगे, उसको हल कर लो पहले। तीन एन, छह एन, नौ एन, नौ एन में से आठ एन गए, तो प्लस का एन बचेगा यहां से। छह में से आपके चार गए, दो, ये बचा यहां से, और ये एज इट इज, और डिवाइड में 12। ये आपका आंसर है जी, मैच कर लो। अच्छा, ये यहां पर भाई छह में से चार गए, प्लस का बचा है, चलो प्लस का लिख देते हैं फिर। भाई छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, क्षमा करें उसके लिए। चल जा भाई, तू क्यों नाराज हो गया? ये लीजिए, ये आपका आंसर है। n इंटू एन प्लस वन की पावर दो, टू एन, एन प्लस टू। अब आपकी मेमोरी तेज है तो आंसर पे निशान लगाइए। ये भाई थोड़ा सा आपका आंसर है जी, ये लीजिए जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये बात आप याद रखेंगे, एक क्वेश्चन और आएगा ऐसा ही, और इस तरीके को आप याद रखेंगे। बड़ा ही कमाल का तरीका है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाया हमने, एक छोटी सी ट्रिक लगाई, उसी से क्वेश्चन हल किया। थोड़ा लेंदी हो गया है, अगर इतना लेंदी बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर टीचर नहीं बन सकते आप। इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था, साथ में लगा रखे थे मैंने। वही सेम क्वेश्चन है यहां पर, ये आर, आर नीचे है, सी आर ऐसे ही, ठीक है, इससे मत घबराना। ये प्लस है भाई, यहाँ पर ये बहुत ज्यादा मिसप्रिंट हो रही है चीजें। ये दे रखा है इधर समेसन, ऊपर एन है, नीचे आर, जीरो से स्टार्ट करना है, सी आर एक्स की पावर आर ऐसे लिखा हुआ है, और साथ में इसकी वैल्यू बतानी है। अब एक गजब की बात बताऊं, वो क्या दे रखा है उसकी जरूरत ही नहीं है आपको, आप इसी को ही हल कर सकते हो बस। अब ये बताओ कैसे हल कर सकते हो? देखो, अब याद करो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं,
बताइए इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं? नहीं, बताइए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं या नहीं? क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? मुझे ऐसा लगता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो क्वेश्चन आपका आसान होगा, मुश्किल नहीं होगा। और ये हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, और इसका सॉल्यूशन भी आपको याद होना चाहिए। सॉल्यूशन था इसका n माइनस, ये यहाँ जीरो कॉस्ट कर रहा है क्या? तो इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, बाद में रखेंगे इसको फिर, क्योंकि फिर तो आंसर ही सेम हो जाएगा ना हमारा। ऐसे लिख लो इसको भाई, ताकि सभी के लिए एक बार हो जाए। अब ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने। वैल्यू अगर मैं जीरो और एक और जीरो ले लूंगा तो फिर बाकी के लिए क्या करूंगा? मैंने वहां वेरिएबल रख लिया r। अब इसको मैं लिख सकता हूं एनसीआर माइनस वन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बताया था अभी 1 मिनट पहले। अब इसका सोल्यूशन होता है n माइनस आर प्लस वन बाई आर। ये अभी प्रूफ करके आया था थोड़ी देर पहले, दोबारा नहीं करूंगा इसको। अब क्या कर सकता हूं मैं, जहां मुझे ये फॉर्म नजर आ रही है, ये फॉर्म क्या है जी? यहां पर जो वैल्यू है, यहां पर उससे एक कम है, यहां पर जो वैल्यू है उससे एक कम है, यहां पर जो वैल्यू है उससे एक कम है। ये वाला फार्मूला हर जगह लिख सकता हूं। ठीक है, मैं सबसे पहले यहां पर लिखता हूं, पहले वाले में 1 प्लस एन माइनस आर प्लस वन बाई आर। मैंने यहां पर एलसीएम लिया, आर आ गया, तो आर प्लस एन माइनस आर प्लस वन, तो ये से कैंसिल हो गया जी, एन प्लस वन बाई आर आ गया है। मैंने इस पैटर्न का सॉल्यूशन निकाल लिया। अगर इस पैटर्न में हर जगह यहां पर C1 है उससे एक कम है, यहां पर C2 है उससे एक कम है, यहां पर C3 है उससे एक कम है, यहां पर Cn है उससे एक कम है, अगर ऐसा पैटर्न है और मैं इसको हल करूंगा और प्लस में एक करूंगा तो ये आएगा। तो कहने का मतलब इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं n प्लस वन डिवाइड बाई आर। अब r क्या है जी? r आपने क्या माना था? ऊपर वाला r है जी, एक। चलिए जी, इसका भी आंसर यही है, n प्लस वन डिवाइड बाई आर। आर क्या है जी? ऊपर वाला c के साथ जो लिखा हुआ है। इसका भी आंसर यही है, बस r 3 है और ये ऐसे ही चलता रहेगा n तक। बताइए ये बात आपको समझ आई? ये बात समझ आई तो आप समझदार हैं। मैंने ये बताया सी आर डिवाइड में सी आर माइनस वन वाली फॉर्म कहीं भी है, उसको हमने अभी हल किया था, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं एनसीआर माइनस वन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, इसका सॉल्यूशन ये आएगा, अभी बताया था मैंने 1 मिनट पहले यहां पर। चलिए जी, ये आपको याद होगा। अब मैंने क्या किया, इसकी जगह तो मैं ये लिख सकता हूं, प्लस में एक किया तो ये सॉल्यूशन आ गया। तो कहने का मतलब इन सभी, इस टर्म का, इस टर्म का, इस टर्म का सॉल्यूशन ये है। बस आर पता होना चाहिए, एन प्लस वन तो सभी में सेम है। आर क्या होगा जी? ऊपर वाला होगा, 1 2 3 4, वो लिखते चले गए। अब इनको हम मल्टीपल कर रहे हैं, एन प्लस वन को एन बार मल्टीपल कर रहे हैं तो ये आ जाएगा एन प्लस वन की पावर एन। और नीचे क्या है? हम मल्टीपल कर रहे हैं क्या? 1 2 3 4 5 6 लगातार नेचुरल नंबर्स मल्टीपल कर रहे हैं एन तक। इसी को तो हम एन फैक्टोरियल बोलते हैं। अगर ऐसे लिखा हुआ है, इसी को तो हम एन फैक्टोरियल बोलते हैं। तो ये आपका आंसर आ गया डायरेक्टली, मैच कीजिए, ये आपका आंसर है। बताइए कैसा लगा तरीका, बताइए तरीका कैसा लगे आपको। एक लास्ट क्वेश्चन, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स मैट्रिसेस का टॉपिक है, बहुत ही आसान है। पहला, कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स है, उसका रैंक जो है उसकी नंबर ऑफ रोज से ज्यादा नहीं हो सकता। मैं ये बोल रहा हूं कि नंबर ऑफ रोज, जो उसमें नंबर ऑफ रोज और जो नंबर ऑफ कॉलम है जो उसमें कम है उससे ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे कि ये 3x3 की ही आपकी मैट्रिसेस है, तो इसका रैंक या तो 3 हो सकता है, या 2 या 1। सर क्या 0 भी हो सकता है? जी हाँ, अगर इसके सारे एलिमेंट 0 हो जाए तो 0 हो जाएगा। किसी भी मैट्रिसेस का रैंक वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स m इंटू n कितना है। इनको मल्टीपल नहीं करना, ये मल्टीपल होता ही नहीं कभी भी। m क्रॉस n, ये मल्टीपल नहीं करते हैं, इसको ऑर्डर लिखते हैं। m मतलब नंबर ऑफ रोज, n मतलब नंबर ऑफ कॉलम। इसमें जो कम है, रैंक का
उतना हो सकता है या उससे कम हो सकता है। अब यहाँ पर ये दोनों बराबर है, तो मैं ये कहूंगा कि इसका रैंक या तो 3 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 1 हो सकता है। कब 3 हो सकता है, कब 2 हो सकता है, कब 1 हो सकता है? अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, इस मैट्रिक्स को ए मानकर इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, अगर वो 0 के सिवा कुछ और आ जाता है तो इसका रैंक 3 है। लेकिन अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो 3 नहीं हो सकता इसका रैंक, या तो 2 होगा या 1। पहला। फिर दूसरा, फिर मैं क्या करूंगा, इसमें से 2x2 की मैट्रिक्स देखूंगा, जितनी भी 2x2 की मैट्रिक्स है। 2x2 की एक मैट्रिक्स, 2x2 की दो मैट्रिक्स, 2x2 की तीन मैट्रिक्स, जितने भी 2x2 की इसमें मैट्रिक्स बन सकती है सारी बना के देखूंगा। हमेशा स्केयर मैट्रिक्स ही बनानी होती है, ये इत्तेफाक से स्केयर मैट्रिक्स दे रखी है, तो सबसे पहले मैंने इसका ही डिटर्मिनेंट करके देख लिया। रैंक 3 नहीं हो सकता अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 है। अगर मैं गलत बोल रहा हूं, अगर मैंने इसका डिटर्मिनेंट निकाला और 0 नहीं आया तो मैं बोल दूंगा इसका रैंक 3 है। अगर इसका डिटर्मिनेंट निकाला और 0 आ गया तो मैं बोलूंगा अब इसका रैंक 3 नहीं हो सकता, या तो 2 है या 1 है। फिर क्या करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, दो 2x2 की मैट्रिसेस बना के देखूंगा और उनका डिटर्मिनेंट निकाल लूंगा। अगर उनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया तो मैं कहूंगा कि रैंक फिर 2 है। लेकिन अगर सभी का, जितनी भी मैट्रिक्स 2x2 की बनाई मैंने, सभी का डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो फिर मैं कहूंगा कि रैंक 2 भी नहीं है। फिर मैं क्या करूंगा, 1x1 की मैट्रिक्स बनाऊंगा। 1x1 की मैट्रिक्स क्या होगी, एक एक एलिमेंट होगा, सारे एलिमेंटों को देखूंगा। अगर सारे एलिमेंट 0 है तो 0 रैंक, लेकिन अगर एक भी एलिमेंट नॉन 0 है तो उसका रैंक 1 हो जाएगा। तो आपको समझ के आई बात? मुझे ये बात समझ आई, जो मुझे गिवन मैट्रिक्स है 3x3 की, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकाल लूं और वो 0 ना आए तो इसका रैंक 3 हो जाएगा। आइए मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालता हूं, वो आपको पता होगा। पहले क्रॉस करके ऐसे इनको मल्टीपल करते हैं, फिर इनको क्रॉस करके इनको मल्टीपल करते हैं, फिर इसको क्रॉस करके इनको मल्टीपल करते हैं। वो निकाल के नहीं बताऊंगा। इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा, इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा, वो वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा अगर मैं यहाँ पर निकाल के दिखाऊं। और इसीलिए इसका रैंक 3 तो नहीं हो सकता जी, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया है, तो इसका रैंक 3 नहीं है। दूसरा, अब क्या, अब जब मैं जैसे ही अब 2x2 की मैट्रिक्स बनाने के लिए चलूं, मैंने ये 2x2 की मैट्रिक्स बनाई, इसका डिटर्मिनेंट निकालना बहुत आसान है। इन दोनों को गुणा किया 4 एकम 4, इनको भी गुणा किया 4 एकम 4, इनका आपस में माइनस किया तो डिटर्मिनेंट 0 आ गया है। लेकिन इधर तो वेरिएबल है, इस तरफ तो वेरिएबल है, कैसे करूं? आपने ये चेक करना है, इसमें जो जितनी भी रोज दे रखी है ना, वो रो इंडिपेंडेंट रो होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट रो का मतलब क्या है, वो किसी एक रो को कुछ मल्टीपल करके या कुछ डिवाइड करके ना बना रखी हो। अगर इसमें इंडिपेंडेंट रो 3 है तो भी रैंक इसका 3 हो जाएगा, लेकिन अगर इंडिपेंडेंट रो 3 होंगी तो उसका डिटर्मिनेंट कभी 0 नहीं हो सकता। तो अब आप सिर्फ ये सोचो कि क्या किसी एक रो को गुणा करके इसमें से दूसरी रो बना रखी है? मुझे दो रो थोड़ी सेम नजर आ रही है। मैंने एक चीज नोट की है यहां पर, इसको अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा, इसको 2 से गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा। अब मैं चेक करता हूं क्या इसको 2 से गुणा करने से ये हो जाएगा। देखिए, पहला स्टेप, मैंने इसको 2 से गुणा किया, ये आ गया। फिर मैंने इसको 2 से गुणा किया तो ये आ गया। मैंने इसको 2 से गुणा किया, ये आया। आप कहोगे कि सर ऊपर वाला तो आ नहीं रहा, ऊपर वाला तो आ नहीं रहा, कोई बात नहीं। उसका तरीका क्या रहेगा, आप ऐसा करो, इसकी जगह की वैल्यू पुट करके देख लो। अगर वैल्यू पुट करने से बन जाएगा तो भी हमारा काम चलेगा। मैंने क्या किया, यहां देखा, ये तो मेरा आंसर नहीं हो सकता। मैंने 6 उठा लिया, एक ही जगह 6 रखा, तो 6 माइनस 4 ये हो जाएगा आपका 2, और नीचे 4 है। अब इसका 2 गुना तो नहीं हो रही, ये 10 है नीचे। एक बार दोबारा बताता हूँ भाई, मैंने क्या किया, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस रो को अगर 2 से मल्टीपल करूं तो ऊपर वाली रो आ जाएगी। अगर मैं इस रो को 2 से मल्टीपल कर रहा हूं तो ऊपर वाली आ रही है, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, इसका भी 2 गुना चेक करना है मुझे। तो यहां पर ए की वैल्यू मैं ऑप्शन से उठा देता हूं। मैंने पहले उठाया ए की वैल्यू 6, तो ये तो हो गया नीचे वाला तो 10,
ऊपर वाला हो गया है 2, क्या इसका डबल है? नहीं है जी। चलिए जी छोड़ दो इसको, यहां पर आओ। अब ए को मैंने 1 रख दिया, यहां पर 1 रखा तो -3, यहां पर 1 रखा तो 5, ये भी इसका डबल नहीं आ रहा। चलिए जी, ये लिया मैंने, ए को -6 लिया तो ऊपर -10 आ गया है, नीचे आपको मैंने यहां पर 6 माइनस का रखा तो ये आ गया आपका -2, तो भी ये इसका डबल नहीं आ रहा है, तो भी ये इसका डबल नहीं आ रहा है। ऊपर -6 रखा मैंने, तो -6 -4 -10 हो गए। यहां पर मैंने इसको -6 रखा तो -2 आ गया है, नहीं, तो भी ये सोल्व नहीं हो रहा है। तो क्या किया जाए, और आसान तरीका क्या हो सकता है? देखो अभी तक मैं एक ही चीज पता कर पाया, मैं ये पता कर पाया कि इसका जो रैंक है वो 3 नहीं है, या तो 2 है या 1 है। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, अब ऐसा करते हैं, वो ट्रिक को छोड़ देते हैं 1 मिनट के लिए। अब दो दो की मैट्रिक्स बनाकर देखते हैं। मैंने ये मैट्रिक्स बनाई थी तो इनका डिटरमिनेंट 0 आया था, फिर मैंने ये मैट्रिक्स बनाई तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, इसका भी डिटरमिनेंट 0 आ रहा है। अब एक ये और बना दो बस, ये हो गया आपका 2a -8, इसको इससे मल्टीपल किया, ये आ गया आपका -20। अब अगर मैं इनको घटाकर 0 कर दूं तो शायद a की वैल्यू आ जाएगी मेरी, a की वैल्यू निकालना यहां से 2a, तो 8 आ जाएगा ये। मुझे ऐसा लगता है मैंने इसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर दी है भाई, मैंने इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिसप्रिंट कर दिया है। हो गया हल। देखिए एक काम कीजिए आप, इसको छोड़िए, इस ऊपर वाली रो को लीजिए, इसको ले लिया मैंने। अब मैं इसको 2 से गुणा करता हूं तो भी तो काम चल रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक छोटा सा चेंज आ रहा है, देखो -1, 2, 5। मैंने क्या किया, इसको -2 से गुणा किया, मैंने इसको -2 से गुणा किया तो प्लस का 2 आ गया। मैंने इसको भी -2 से गुणा किया तो ये आपका प्लस का -4 आ गया। अब मैंने इसको भी -2 से गुणा किया तो ये आपका -10 आ गया। चलो चल गया हमारा, ये लीजिए, मुझे पता चल गया कि इस वाली रो को अगर मैं 2 से गुणा करता हूं तो ये रो बढ़ती है और यहां पर -10 होना चाहिए। तो यहां पर -10 होने के लिए क्या रहेगा, -10 प्लस के 4 बराबर ए की वैल्यू 6 आ गई है, माइनस का ए की वैल्यू -6 आ गई आपकी, ये लीजिए जी। अगर -6 है तो ये है, इसका मतलब इसका रैंक 1 है। अब वो एक रैंक कैसे पता चला, वो एक रैंक ऐसे पता चला, इसमें मैं जब भी 2x2 की मैट्रिक्स लेकर आपस में मल्टीपल कर रहा हूं तो वो 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0। अब उसको चेक करने का तरीका क्या है, अब मुझे इसकी भी वैल्यू पता चल गई है और इसकी भी वैल्यू पता चल गई है। मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन आपको एक बार दोबारा बना के बता दूं, हालांकि आंसर ये है, ये सही ढंग से लिखा नहीं है। माइनस का 1, 2, 1, 2, -4, -2, 5, a -4 और a +4, ये है जी। इसका डिटरमिनेंट निकाल के 0 आ रहा है, इसका रैंक 3 नहीं हो सकता। अब मैं क्या करता हूं, a की वैल्यू रख रहा हूं मैं, बस सिर्फ मुझे पता चल गया कि ऊपर वाली रो को 2 से गुणा करने पर, -2 से गुणा करने पर ये रो बन रही है। -2 से गुणा किया प्लस का 2, -2 से गुणा किया -4, 5 को -2 से गुणा किया तो इसकी वैल्यू 10 होनी चाहिए। इसकी वैल्यू 10, माइनस का 10 बढ़ाने के लिए a की वैल्यू 6 आ गई। अब a की वैल्यू 6 रखकर माइनस का, अगर मैं दो दो की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल लूंगा तो सभी का डिटरमिनेंट 0 आएगा। तो इसका मतलब जब मैंने 3/3 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला तो भी 0 आया, 2/2 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला तो भी 0 आया। इसका मतलब ना इसका रैंक 3 है ना 2 है। अब क्या बच गया, 1 बच गया है। अब एक वाला ऑप्शन सिर्फ यही है जिसमें a आपका -6 है, तो आपका आंसर आ गया ये। यहां पर कष्ट क्या है, कष्ट ये है कि मैं जब डबल चेक कर रहा हूं ना तो साथ में मुझे वेरिएबल को भी चेक करना पड़ रहा है। हालांकि ज्यादातर यहाँ पर क्वेश्चन क्या होते हैं, आपका कोई भी वेरिएबल नहीं होता, सिर्फ आपसे ये पूछ लिया जाता है कि इसका रैंक बताओ। वहां पर रैंक बताना बड़ा आसान है, हम क्या करते हैं,
रो को बस चेक कर लेते हैं कि इसको मल्टीपल करके दूसरी रो तो नहीं बन रही है, इसको किसी से डिवाइड करके कोई रो तो नहीं बन रही है। अगर ऐसे में आपकी रोज सिलेक्ट हो जाती हैं कि भाई इससे ये रो बनी है, इससे ये रो बनी है, तो आपके रैंक निकालने आसान हो जाते हैं। यहाँ पर दो चीजें हमने इकट्ठी करी। पहले क्या किया, पहले तो मैंने इसका पूरे का डिटर्मिनेंट निकाला और पता करा रैंक 3 नहीं है। दूसरा स्टेप क्या किया, दूसरा स्टेप यहाँ पर एक ही वैल्यू पुट की अपनी तरफ से। वो कैसे की, मैंने देखा इसका 2 गुणा करने से ये आ रहा है ए की वैल्यू -6 रखने से हमारा काम सेट हो रहा है। तो -6 रख के इसका सभी का डिटर्मिनेंट निकाला, 2 का डिटर्मिनेंट 0 आ गया, तो इसका रैंक आपका 1 हो गया है और वेरिएबल की वैल्यू -6 आ गई है। मुझे ऐसा लगता है इस क्वेश्चन में हम अटक गए थे, लेकिन चलिए लास्ट क्वेश्चन था, बाकी सारे क्वेश्चन हमने अच्छे तरीके से कर लिए थे। क्लास अगर ठीक लग रही है आपको, आपको लगा मेरा तरीका अच्छा है, तो आप मेरे साथ कोर्स में जुड़ सकते हैं। मैंने कोर्स स्टार्टिंग में बताया था आपको, मेरा ऐप है मैथ्स विद राकेश चोकर, हम वहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल से सीख सकते हैं। दूसरा, मैं क्लास बिल्कुल ऑर्गेनिक रखता हूँ, अगर यहाँ मुझे टाइम लगा तो आपके सामने है, मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ, कई बार चीज़ें हमारे भी दिमाग में उसी तरीके से रह सकती हैं जिस तरीके से आपसे रह सकती हैं। यहाँ पर कुछ भी दिखावा नहीं है, जो क्वेश्चन जैसे मैं समझा सकता था वो मैंने आपको समझाया। तरीका अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एक अच्छा सा कमेंट कर सकते हैं, और चाहे तो मेरे साथ कोर्स में जुड़ सकते हैं। 1.5 से 2 महीने में आपकी बड़े अच्छे तरीके से तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।